धन्यवाद दोस्तों सुपर स्टोरीज 2.0 के साथ जुड़े रहने के लिए। विपिन आज एक्सप्लोर करने वाला है रहस्यमय झील के बारे में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अध्याय 321 आपदा का कारण। विशाल झील का आधा हिस्सा बर्फ था, आधा आग की लपटों से भरा हुआ। बिपिन के सामने उस पल एक अजीब सा दृश्य उभर आया। यहाँ ऐसी झील क्यों है? बिपिन सदमे से स्तब्ध रह गया क्योंकि वह दृश्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। यह दृश्य उन दो भयानक मोतियों की वजह से है। उस साल उन दो मोतियों ने हम में से कई लोगों को मार डाला था। यहाँ तक कि मैं भी उनसे बुरी तरह घायल हो गया था और अंत में मेरी यह हालत हो गई, एज़्योर ड्रैगन के संस्थापक ने समझाया। क्या यह वाकई इतना मजबूत था? बिपिन ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर नीला ड्रैगन संस्थापक भी दो मोतियों की वजह से मर गया तो फिर दोनों मोती कितने भयंकर होंगे। बेशक वे ताकतवर थे। जब हमने बाधाओं की परतों को पार करके और कई दुष्ट आत्माओं को मारकर 3 मोती देखे तो पहले तो हमें लगा कि हमें खजाना मिल गया है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि यह नरसंहार की विपत्ति होगी। हालांकि सौभाग्य से बर्फ मोती और अग्नि मोती का मेरे हाथ में मौजूद मोती से संबंध प्रतीत हुआ, इसलिए हालांकि उनकी शक्ति बहुत मजबूत थी, फिर भी थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी भयानक शक्ति खो दी और झील में गिर गए, जिससे उनका रूपांतरण हुआ और वर्तमान स्वरूप सामने आया। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो दोनों मोती पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनके अवशेष अभी भी यहाँ हैं। उनमें एक खास तरह का खतरा भी है क्योंकि उनके पास विशेष शक्तियां भी हैं। और जिस स्थान पर मैं चाहता हूं कि तुम साधना करो वह यही है। हालांकि वे पहले ही मर चुके हैं, फिर भी उनकी कुछ विशेष शक्तियां अभी भी बची हुई हैं। इस स्थान पर ठंडी और गर्म हवाएं दोनों एक साथ मौजूद हैं और वे तुम्हारी आत्मिक शक्ति को विचलित करेंगी। हालांकि यह आपकी आत्मिक शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता को मजबूत करने में मददगार है। जब तक आप इस बर्फ और आग की झील पर अपनी आत्मिक शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, तब तक 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन का उपयोग करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण शुरू करो। नीला ड्रैगन संस्थापक यह कहते हुए मुड़ा और चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह बिपिन को व्यक्तिगत रूप से संकेत देने वाला नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसने बिपिन से कहा, बिपिन, यह अंतिम सीमा है। इससे ज्यादा दूर मत जाओ। उस जगह पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं अभी हरा नहीं सकता। ये शब्द कहने के बाद नीला ड्रैगन संस्थापक तैरकर दूर चला गया और बिपिन, जिसकी जिज्ञासा बहुत प्रबल थी, नीला ड्रैगन संस्थापक के जाने के बाद जानबूझकर बर्फ और आग की झील के चारों ओर चक्कर लगाता रहा ताकि देख सके कि झील के पीछे क्या है। तब उसे आखिरकार पता चला कि बिपिन को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि बर्फ और आग की झील के पीछे राक्षस विरोधी प्रतीक पहले से ही दिखाई देने लगे थे। प्रतीकों का क्षेत्र बहुत विशाल था और उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब कमोबेश यही था कि कहीं गहराई में एक बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा या कई दुष्ट आत्माएं मौजूद थीं। सम्राट का मकबरा सचमुच मेरी पहुंच से बहुत दूर है। अभी मुझे अपने 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन की साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सम्राट के मकबरे के सामने बिपिन को हमेशा लगता था कि वह बहुत छोटा है। काले कछुए की कवच तकनीक के शब्दों को सुनने, नीला ड्रैगन संस्थापक से मिलने और सम्राट मकबरे में 2 मोतियों से बनी विचित्र झील को स्वयं देखने के बाद उसे और भी ज्यादा समझ आने लगी कि वह कितना कमजोर और छोटा था और उसकी अपनी शक्ति कितनी तुच्छ थी। हालांकि बिपिन निराश नहीं हुआ। आखिरकार वह अभी भी बहुत छोटा था। जब तक वह कड़ी मेहनत करने और मौके बनाने को तैयार था,
तब तक मजबूत बनना बस समय की बात थी। इसलिए बिपिन उस अजीब बर्फ और आग की झील की ओर चल पड़ा। यह बात सचमुच अजीब है। पास पहुंचने से पहले ही बिपिन को अजीब सी आभा की दो लहरें अपनी ओर आती महसूस हुई। एक हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक थी, दूसरी झुलसा देने वाली गर्मी। जिन दो गैसों को एक साथ नहीं होना चाहिए था, वे अजीब तरह से एक में मिल रही थीं। लेकिन सौभाग्य से बिपिन उस अजीब गैस का प्रतिरोध करने में सक्षम था। अंततः बिपिन झील के ऊपर पहुंच गया। हालांकि बिपिन का भौतिक शरीर अजीब गैसों को रोक पाने में सक्षम था, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति गैसों से विचलित हो गई और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। यह वैसा ही था जैसा एज़्योर ड्रैगन के संस्थापक ने कहा था। बिपिन वहां की अजीब ऊर्जा से सचमुच प्रभावित था और एक ग्रेकलोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होने के नाते, जिसके पास मूल रूप से अत्यंत प्रबल आत्मिक शक्ति थी, वह वास्तव में अपनी आत्मिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। लेकिन यही वह प्रशिक्षण था जो नीला ड्रैगन संस्थापक बिपिन को करवाना चाहता था, बर्फ और आग की झील के ऊपर अपनी आत्मिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना। अगर वह सफल होता तो बिपिन का अपनी आत्मिक शक्ति पर नियंत्रण एक और स्तर तक बढ़ जाता और उसे 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन का उपयोग करने का भी मौका मिलता। इस तरह उस दिन से बिपिन हर रोज बर्फ और आग की झील के ऊपर प्रशिक्षण के लिए आता था और यह प्रशिक्षण 1 महीने तक चला। यह भी कहा जा सकता है कि यह वह युद्ध कौशल था जिसकी साधना में बिपिन ने सबसे ज्यादा समय बिताया। लेकिन सौभाग्य से बिपिन ने 1 महीने का वह समय बर्बाद नहीं किया। शुरुआत में वह अपनी आत्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। वर्तमान में बिपिन बर्फ और अग्नि झील के ऊपर होने के कारण अपनी आत्मिक शक्ति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। सफल। आखिरकार मैं सफल हो गया। अब मैं अपनी आत्मिक शक्ति को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता हूं। वर्तमान बिपिन बर्फ और आग की झील के बीचों बीच खड़ा था। एक तरफ हड्डियां भेदने वाली ठंड थी, दूसरी तरफ आग की लपटें। बिपिन ने खुद को मूल शक्ति से घेर लिया और अपने शरीर को ठंड और लपटों से जंग लगने से बचाने के लिए एक अदृश्य ढाल बना ली। अचानक एक विचार के साथ बिपिन की आत्मा शक्ति ज्वार की तरह थी जो उसके मस्तिष्क से फैल गई और उसके नीचे बर्फ और आग की झील की ओर बढ़ गई। अपनी आत्मिक शक्ति पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने के बाद उसने गहन युद्ध कौशल 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन को विकसित करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। वह उन 2 भयावह मोतियों से परिवर्तित बर्फ और अग्नि झील को बारीकी से महसूस करना चाहता था। बिपिन की आत्मिक शक्ति आग की लपटों को भेदती हुई, बर्फ की परत को भेदती हुई सीधे गहरे क्षेत्रों में पहुंच गई। जैसे जैसे वह गहराई में गया, बिपिन को और भी ज्यादा महसूस हुआ कि हड्डियों को चीरती ठंडक और भयानक गर्मी और भी ज्यादा प्रबल होती जा रही थी। बकवास। अचानक बिपिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर एक बार कांप उठा। उसकी आंखों में अभूतपूर्व भय और बेचैनी उमड़ पड़ी। जब उसकी आत्मिक शक्ति झील के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंची तो उसे 2 जीवन रूप दिखाई दिए। वे जीवन 1000 सालों से गहरी नींद में सोए हुए लग रहे थे, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति के कारण वे अचानक जाग उठे। धमाका। उसी समय बिपिन के पैरों के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। उसी समय आकाश में एक तेज शक्ति की लहर उठी। प्रबल शक्ति ने बिपिन को सीधे हवा में उछाल दिया और साथ ही बिपिन के चारों ओर बर्फ के टुकड़े हवा में भर गए और साथ ही लपटें भी उठ रही थीं। 1000 सालों से बंद पड़ी बर्फ और आग की झील फिर से जीवित हो उठी। अरे, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे बदला नहीं जा सकता। उसी क्षण बिना ज्यादा सोचे समझे बिपिन को पता चल गया कि क्या हुआ था।
जाहिर है उस साल के 2 डरावने मोती मरे नहीं थे। वे बस झील की तलहटी में सो रहे थे और ऐसा करने का कोई इरादा न होने पर बिपिन ने उन्हें जगा दिया। यह सोचकर कि इतने सारे विशेषज्ञ 2 मोतियों से मारे गए, यहाँ तक कि नीला ड्रैगन संस्थापक भी उन्हीं से मारा गया, बिपिन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने जल्दी से हवा में ही अपने शरीर को संतुलित किया और शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नीला ड्रैगन संस्थापक की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ा। धमाका! लेकिन ज्यादा देर तक उड़ने से पहले ही उसके पीछे एक और धमाका हुआ। उसी समय अत्यधिक ठंड और प्रचंड गर्मी की लहर, दोनों आभाएं झील से एक साथ बाहर निकली। सिर घुमाकर देखने पर बिपिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर भय छा गया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि एक नीले रंग का मोती और एक लाल रंग का मोती 2 शैतानों की आंखों की तरह थे, जो अविश्वसनीय गति से उसकी ओर उड़ रहे थे। अध्याय 322 एक साथ मरो। बिपिन, जल्दी करो, मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण करने दो, वरना तुम्हारी वर्तमान गति के साथ उनसे बचना असंभव हो जाएगा। एकगी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन बिपिन का चेहरा राख जैसा हो गया था, क्योंकि वह साफ देख सकता था कि 2 भयानक मोती पलक झपकते ही उसके सामने प्रकट हो गए। अगर वह एकगी भी होती तो भी इतनी जल्दी उनसे छुटकारा पाना संभव नहीं था। आह! धमाका! ठीक उसी समय दोनों मोती बिपिन के शरीर से टकरा गए। शक्तिशाली शक्ति ने बिपिन को हवा से सीधा जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बना दिया, जो विशेष सामग्रियों से बना था। अरे, ये दोनों चीजें तो मेरे शरीर में घुसना चाहती हैं। आह! उन दोनों मोतियों में सचमुच जान थी। जाहिर है मुर्गी के अंडे जितने गोल मोती अब तीखे ब्लेड जैसे लग रहे थे, जैसे बिपिन के मूल शक्ति कवच को भेदकर बिपिन के शरीर में घुस गए हों। उसी क्षण वे बिपिन के दांतियान की ओर उड़ रहे थे। उस क्षण बिपिन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि शक्ति के 2 विस्फोट उसके शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं और उसकी चेतना को छीनना चाहते हैं। यह एकगी जैसा नहीं था, और यह स्पष्ट रूप से उन 2 भयानक मोतियों की वजह से था। वे दोनों मोती सिर्फ बिपिन को मारना नहीं चाहते थे, वे बिपिन को अपने वश में करना चाहते थे। दोनों मोती बहुत ही डरावने थे। एक में ऐसी ठंडक थी जो सब कुछ जमा सकती थी, दूसरे में ऐसी लपटें थीं जो सब कुछ जला सकती थीं, और उनमें जीवन भी था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या थे। वे 2 राक्षसों जैसे थे जो असामान्य रूप से शक्तिशाली थे, फिर भी उनकी पहचान अज्ञात थी। उनके सामने बिपिन बेहद छोटा था। उसके पास जवाबी हमला करने का कोई मौका भी नहीं था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने उसके अपने दांतियान पर आक्रमण कर दिया था, वह पवित्र भूमि जहां उसकी साधना केंद्रित थी। वाह! लेकिन अचानक बिपिन के डेंटियन के भीतर उस जगह पर मौजूद 8 अविचल विशाल बिजली जैसे जानवर मानो फिर से जाग उठे। उनसे एक भयानक आभा निकल रही थी जो इस जमीन की नहीं थी, और वे उसे शक्तिशाली रूप से उसके डेंटियन में घेरने लगे। जी। आभा के छाने के बाद बिपिन के डेंटियन पर लगभग छा जाने वाले 2 मोती डर के मारे उसके डेंटियन से बाहर भागे। हालांकि डेंटियन से निकलने के बावजूद वे बिपिन के शरीर से बाहर नहीं निकले। ठंडक और गर्मी आपस में गुंथकर बिपिन के शरीर के हर हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। उस क्षण बिपिन को लगा कि उसके पूरे शरीर का खून उबल रहा है, मानो उसके खून में चमकती सुनहरे रंग की बिजली भी उन 2 मोतियों की शक्ति का प्रतिरोध कर रही हो। हालांकि जैसे जैसे शक्ति की 2 लहरों का विरोध हो रहा था, बिपिन को भारी पीड़ा हो रही थी। बिपिन को जो दर्द हो रहा था वह दिल के फटने या फेफड़ों के फटने जैसा था,
वह जमीन पर लौट रहा था। वह जोर जोर से चीखते हुए अपने शरीर को जमीन पर पटक रहा था, जिससे जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन रहे थे। बिपिन, तुम्हें क्या हो रहा है? तभी दूर से दो खूबसूरत आकृतियां दौड़ती हुई आईं। वे बहनें थीं ऐश्वर्या और वेदिका। फूल जैसी दोनों बहनों के हाथों में खाने की थाली थी। जब से बिपिन ने इस जगह पर साधना करना शुरू किया था, तब से दोनों बहनें रोज बिपिन को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने यहाँ आती थीं। हालांकि उसी पल जब उन्होंने बिपिन को ऐसा देखा, तो उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। उन्होंने अपने हाथों में रखे व्यंजन जमीन पर फेंक दिए और अपनी जान की परवाह किए बिना बिपिन की ओर दौड़ने लगीं। छोटी ऐश्वर्या, छोटी वेदिका, इधर मत आना, भागो! यह देखकर बिपिन जल्दी से उन दोनों पर चिल्लाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि दोनों मोती उसके शरीर पर कब्जा क्यों करना चाहते थे, लेकिन वह जानता था कि दोनों मोतियों के अपने अपने कारण होंगे। अब यह देखकर कि वे उसके शरीर पर कब्जा करने में नाकाम रहे हैं, मोती किसी और के शरीर पर कब्जा करना चाहेंगे। इस बार जैसे ही ऐश्वर्या और वेदिका पास आए, वे मानो अपनी मौत का रास्ता ढूंढ रहे थे। हुश हुश! दरअसल ऐश्वर्या और वेदिका की आवाज सुनकर बिपिन के शरीर से दो बर्फ और आग के मोती उड़कर ऐश्वर्या और वेदिका की ओर दौड़ पड़े। उनकी गति तेज थी और हवा में लाल और नीली दो धारियां बनाते हुए ऐश्वर्या और वेदिका आवाजों का पीछा करते हुए जमीन पर गिर पड़े। छोटी ऐश्वर्या, छोटी वेदिका, ऐश्वर्या और वेदिका को जमीन पर गिरते और दर्द से चीखते हुए देखकर बिपिन ने अपनी चोटों पर ध्यान नहीं दिया और वह जल्दी से खड़ा हुआ और आगे की ओर भागा। छोटी ऐश्वर्या, छोटी वेदिका। बिपिन के पास आकर जब उसने ऐश्वर्या और वेदिका को देखा, तो उसका तनावग्रस्त चेहरा और भी ज्यादा घबराहट में बदल गया। उसकी नाक भी भर आई और आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कुछ ही देर में ऐश्वर्या की बर्फ जैसी सफेद त्वचा नीले रंग की हो गई और उसकी नीली त्वचा के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। बर्फ फैलने लगी और ऐश्वर्या की लंबी स्कर्ट तक पहुंच गई और उसके पूरे शरीर को जमा दिया। वेदिका के साथ भी बहुत बड़ा बदलाव आया। उसकी त्वचा, जो बर्फ की तरह साफ थी, अब लाल लपटों के रंग की हो गई थी और उसके शरीर से गर्मी की परतें भी निकल रही थीं। दोनों के चेहरे पीड़ा से भर गए थे। यह देखकर कि जिन दो लड़कियों से वह प्यार करता था, वे इतनी यातनाएं झेल रही थीं, जबकि वह खुद बेकार और लाचार था, बिपिन का दिल कैसे न दुखता। वह मन ही मन जोर से चिल्लाया, एग्गी, एग्गी! जल्दी से कोई रास्ता सोचो। उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? जल्दी से मेरी मदद करो। लेकिन बिपिन की पूरी तरह से घबराई हुई स्थिति के सामने एग्गी असामान्य रूप से शांत लग रही थी। यह शांति सामान्य नहीं थी और उसने बेहद कड़वाहट भरे स्वर में बिपिन से कहा, कोई उपाय नहीं है। ये दोनों चीजें बहुत शक्तिशाली हैं और अपनी साधना से आप इन्हें दबा नहीं सकते। वे ऐश्वर्या और वेदिका के भौतिक शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं और जीवित रहने के लिए उनके शरीर को एक साधन के रूप में उधार लेना चाहते हैं। बिपिन, जल्दी भागो। अभी उनकी चेतनाएं पहले से ही उलझी हुई हैं और बहुत जल्द वे गिर पड़ेंगे। जब उनके भौतिक शरीर पूरी तरह से वश में हो जाएंगे, तो वे पूरी तरह से मर जाएंगे। उस समय उनके भौतिक शरीर पर कब्जा करने वाली दो चीजें तुम्हें जरूर मार डालेंगी। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं और उनकी परवाह भी नहीं कर सकता। हालांकि बिपिन न केवल भागा, बल्कि उसने अपनी बाहें भी फैला दीं और ऐश्वर्या और वेदिका को जमीन से कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उस पल एक तरफ हड्डियों को चीरती ठंड थी और दूसरी तरफ झुलसा देने वाली गर्मी। दोनों में से किसी को भी सहना ठीक नहीं था
और दोनों में से कोई भी बिपिन के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फिर भी बिपिन और भी जोर से गले लगा रहा था, क्योंकि उसके शरीर का दर्द उसके दिल के दर्द से कोसों दूर था। जैसे जैसे वह अपने परिजनों को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा था, फिर भी वह शक्तिहीन होकर बेकार था। बिपिन। ठीक उसी समय ऐश्वर्या सचमुच बोल पड़ी। उसके होंठ बर्फ से ढके हुए थे और बोलते हुए उसकी आवाज बेहद बेसुरी थी। फिर भी उसने बिपिन से आग्रह करते हुए कहा, जल्दी भागो। मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर पर कोई भयानक चीज कब्जा करने वाली है। मुझे डर है कि यह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। बिपिन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जैसे आग की लपटों में जल रही हूं। आग का एक गोला मेरे डेंटियन में घुस गया है और अभी मेरे शरीर को अपनी चपेट में ले रहा है। बिपिन, मुझे जल्दी से जाने दो। मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें घायल कर दूंगी। उसी समय वेदिका ने भी बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मौत भी आ गई तो हम साथ ही मरेंगे। बिपिन बहुत दृढ़ था, बावजूद इसके कि उसके बाईं ओर के कपड़े जलकर राख हो रहे थे और उसकी त्वचा धीरे धीरे झुलस रही थी। बावजूद इसके कि उसके दाईं ओर की ठंड उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और उसकी हड्डियों में भी बर्फ जम गई थी, उसने बिना किसी अफसोस के दोनों सुंदरियों को कसकर गले लगा लिया। अध्याय 323, 2 वर्षों के लिए सीलबंद। बिपिन कमीने, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे अपने साथ नीचे मत घसीटना। जब एकगी ने देखा कि बिपिन मरने पर आमादा है तो वह पागलों की तरह चीखने लगी। एकगी की चीख सुनकर बिपिन काफी मुश्किल में पड़ गया। वह ऐश्वर्या और वेदिका को छोड़कर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी हरकतों की वजह से एकगी को कोई नुकसान पहुंचे। अरे, ये दोनों मोती तो बच गए। मैं सचमुच लापरवाह था। अचानक एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी और जब बिपिन ने सिर उठाकर देखा तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। यह एज़्योर ड्रैगन फाउंडर था। वर्तमान नीला ड्रैगन संस्थापक एक नीला ड्रैगन पर खड़ा था, जबकि उसके शरीर पर लबादा बिना हवा के लहरा रहा था। ऐश्वर्या और वेदिका की हालत देखकर, हालांकि वह बहुत हैरान था, लेकिन वह ज्यादा घबराया नहीं और उसमें एक शीर्ष विशेषज्ञ के कई शिष्टाचार थे। बिपिन, हटो! नीला ड्रैगन संस्थापक जोर से चिल्लाया। बिपिन ने धीरे चलने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ऐश्वर्या और वेदिका को, जो उसके आलिंगन में थे, जाने दिया। हम ठीक उसी समय नीला ड्रैगन संस्थापक की बड़ी आस्तीन की लहर के साथ एक नीले रंग का आत्मा रूप संघनित हुआ। अजीब और विशेष पैटर्न के साथ इसने ऐश्वर्या और वेदिका दोनों को घेर लिया। हुश हुश हुश। इसके तुरंत बाद एज़्योर ड्रैगन फाउंडर ने हवा में लगातार 2 सील अक्षर लिखे। सील अक्षर को प्रतीकों द्वारा संघनित और निर्मित किया गया और वह हवा में ऐसे खड़ा हो गया मानो उसमें जान आ गई हो। फिर एज़्योर ड्रैगन फाउंडर ने ऐश्वर्या और वेदिका की ओर इशारा किया और हल्के से चिल्लाया, सी। दोनों पात्रों की मुहर क्रमशः ऐश्वर्या और वेदिका के आत्मा संरचना पर उतरी। उस क्षण ऐश्वर्या और वेदिका के भाव वास्तव में कम दर्दनाक लग रहे थे, मानो उनके शरीर में मौजूद भयावह मोती नियंत्रित हो गए हों। बुरा नहीं बिपिन, तुम्हारे स्कूल के संस्थापक की आत्मा निर्माण विधियां बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि अगर वह अभी भी जीवित होते तो वह एक साधारण नीलाल बादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी बिल्कुल नहीं होते। उन्हें तो बैंगनील बादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी के स्तर के बेहद करीब पहुंच जाना चाहिए था, एकगी ने एक दुर्लभ प्रशंसा करते हुए कहा। बिपिन की बात करें तो वह नीला ड्रैगन संस्थापक के तरीकों से स्तब्ध था। एक विश्व अध्यात्मवादी होने के नाते बिपिन ने ऐश्वर्या और वेदिका की स्थिति का सामना करते हुए उनके साथ मरने का फैसला किया, क्योंकि इसके अलावा
उसे वास्तव में कुछ और नहीं सूझा। वह बहुत शक्तिहीन था। लेकिन नीला ड्रैगन संस्थापक, जिसके पास अभी भौतिक शरीर भी नहीं था, नीला ड्रैगन संस्थापक जो केवल एक चेतना था, अपनी विश्वाध्यात्मवादी तकनीकों पर निर्भर था और अस्थायी रूप से उन दोनों मोतियों को उनके शरीर में दबा दिया। कहना ही होगा कि शक्ति में यही बहुत बड़ा अंतर था। सौभाग्य से, हालांकि दोनों मोती अभी मरे नहीं हैं, फिर भी वे पहले जितने मजबूत नहीं हैं। फिर भी वे अभी भी ऐसी चीज नहीं हैं जिसे मैं दबा सकूं। अगर मुझे उन्हें नियंत्रित करना है तो मुझे उस मोती पर निर्भर रहना होगा। जैसे ही नीला ड्रैगन संस्थापक बोला, उसने अपनी बड़ी आस्तीन फिर से लहराई। बिपिन के पैरों से हवा का एक झोंका उठा और उसे, ऐश्वर्या और वेदिका को हवा में उड़ा दिया। फिर वे विशाल नीला ड्रैगन के ऊपर जा गिरे। गर्जन। विशाल ड्रैगन की दहाड़ से बिपिन को लगा कि उसके आसपास का दृश्य धुंधला हो गया है। लेकिन एक पल बाद वह वापस वहीं पहुंच गया जहां सब आराम कर रहे थे। वह उस क्रिस्टल ताबूत के सामने पहुंचा जिसमें नीला ड्रैगन संस्थापक के अवशेष रखे थे। धमाका उसी क्षण एज़्योर ड्रैगन फाउंडर ने अपना हाथ उठाया और हथेली पर रखा, और उसने सचमुच उस क्रिस्टल के ताबूत को चकनाचूर कर दिया जिसमें उसके अवशेष सुरक्षित थे। उसी समय एज़्योर ड्रैगन फाउंडर के अवशेषों के ऊपर रखे मोती से भी बेहद चमकदार चमक निकली। पूर्वज यह है, यह देखकर कि एज़्योर ड्रैगन संस्थापक ने तुरंत अपने ताबूत को नष्ट कर दिया, बिपिन का चेहरा संदेह से भर गया। लेकिन बाद में उसे आखिरकार समझ आ गया कि नीला ड्रैगन संस्थापक क्या करना चाहता था। अपने ही क्रिस्टल ताबूत को चकनाचूर करने के बाद अभ्यासी तरीकों से नीला ड्रैगन संस्थापक ने एक आत्मा संरचना स्थापित करना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण आत्मा संरचना नहीं थी, बल्कि एक मुहरबंद आत्मा संरचना थी। यह एक बहुत ही उच्चस्तरीय सीलिंग संरचना थी, इतनी उच्चस्तरीय कि बिपिन केवल यह बता सकता था कि यह किस प्रकार की है, लेकिन वह उस सीलिंग संरचना को छू भी नहीं सकता था। अगर उसे संरचना बनाने की विधि भी पता होती तो भी उसके लिए वास्तव में संरचना बनाना असंभव होता। सीलिंग संरचना बनाने के बाद नीला ड्रैगन संस्थापक ने अपने अवशेषों के दोनों ओर ऐश्वर्या और वेदिका को अलग अलग रखा। सीलिंग संरचना को दबाने पर मोती से एक चमकदार चमक निकली और वह साकार हो गया। यह एक विशाल क्रिस्टल आवरण बन गया जिसने ऐश्वर्या, वेदिका और नीला ड्रैगन संस्थापक के अवशेषों को ढक लिया। बिपिन, हालांकि दोनों मोतियों की शक्ति पहले जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन वर्तमान में मेरे पास उन्हें पूरी तरह से दबाने का कोई तरीका नहीं है। ऐश्वर्या और वेदिका के शरीर से उन्हें निकालने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्हें अभी सील करना ही उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन अपनी शक्ति से, हालांकि मैं उनकी जीवन शक्ति को अस्थायी रूप से उनके शरीर में बंद कर सकता हूं, मैं केवल यह गारंटी दे सकता हूं कि वे सीलिंग संरचना में 2 और साल तक जीवित रहेंगे। इसका मतलब यह भी है कि अगर मैं अभी सीलिंग संरचना खोल दूं तो बहुत संभव है कि वे तुरंत मर जाएं। लेकिन अगर मैं इस सीलिंग संरचना को पूरी तरह से सील कर दूं तो 2 साल बाद वे भी मर जाएंगे। अभी मुझे सीधा जवाब दो, क्या तुम उन्हें अभी मरने देना चाहते हो या उन्हें 2 साल और देना चाहते हो? एज़्योर ड्रैगन के संस्थापक ने गंभीरता से पूछा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि वे मरें। बिपिन एज़्योर ड्रैगन संस्थापक के शब्दों से भयभीत हो गया। मैं तुम्हें चुनने देता हूं, अभी या 2 साल बाद। जल्दी बोलो। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं अभी सीलिंग संरचना को उलट दूंगा और दोनों मोतियों के साथ उन्हें भी नष्ट कर दूंगा। नीला ड्रैगन संस्थापक का रवैया सख्त हो गया। नहीं, मत करो। उन्हें सील कर दो, अभी के लिए उनके जीवन की रक्षा करो। यह देखकर बिपिन पूरी तरह से घबरा गया और उसने जल्दी से विनती की।
हम बिल्कुल सही। तभी नीला ड्रैगन संस्थापक ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपनी बाहें खोलीं और फिर तुरंत अपने शरीर से निकली कई मोटी जंजीरों को अपने ऊपर डाल लिया। ये जंजीरें कोई साधारण जंजीरें नहीं थीं। ये आत्मा संरचनाओं द्वारा संघनित पारदर्शी जंजीरें थीं। उसी क्षण खनकती आवाजों के साथ वे क्रिस्टल आवरण के चारों ओर कुंडलित हो गईं। अंत में वे उसके चारों ओर घनीभूत होकर मुड़ गईं और लगभग पूरा क्रिस्टल आवरण ढक गया। दरारों से केवल ऐश्वर्या और वेदिका ही दिखाई दे रही थीं, जो अंदर थीं। सील। आखिरकार एज्योर ड्रैगन फाउंडर ने एक विशाल सील का निशान बनाया और वह विशाल सीलिंग संरचना पर उतरा। आखिरकार उसने सीलिंग संरचना को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसी समय लगभग सभी लोग वहां आ गए और घबराकर नीला ड्रैगन संस्थापक की हर हरकत को देखने लगे, खासकर कृपाल संत और विश्भसंत। उनके चेहरे बेहद बदसूरत थे। हालांकि सबको पता था कि कुछ तो हुआ होगा, फिर भी किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। वे बस चुपचाप देखते रहे। बिपिन, तुम अभी जवान हो। याद रखना, एक आदमी होने के नाते चाहे कोई भी घटना तुम्हारे सामने आए, तुम्हें खतरे का सामना करते हुए घबराना नहीं चाहिए। वास्तव में मुझे यह भी यकीन नहीं था कि मैं 2 मोतियों को नष्ट कर सकता हूं, इसलिए भले ही आपने सील करने का विकल्प नहीं चुना हो, मैं उन 2 मोतियों के साथ उन दोनों को सील कर देता। हालांकि मैंने अभी आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं चाहता था कि आपको एक ऐसा अनुभव मिले जिसे आप कभी न भूल पाएं। एक ऐसा अनुभव जिसमें आपको अपने किसी करीबी की जिंदगी और मौत का फैसला करना पड़े, ताकि अगली बार जब आप ऐसी ही किसी स्थिति का सामना करें तो आप ज्यादा निश्चिंत हो सकें। नीला ड्रैगन संस्थापक ने बिपिन से कहा। उसके लिए यह ऐसा था मानो वह बिपिन को कक्षा में पढ़ा रहा हो। उसे ऐश्वर्या और वेदिका के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। पूर्वज, क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका है? लेकिन बिपिन के लिए इस समय वह सबसे ज्यादा चिंतित था कि क्या वह बहनों ऐश्वर्या और वेदिका को बचा पाएगा। यह लगभग नामुमकिन है। मोती हमेशा वहीं बंद रहेगा, लेकिन अपनी क्षमता से मैं बस यही गारंटी दे सकता हूं कि वे 2 साल और जीवित रहेंगे, क्योंकि उस अवस्था में वे न कुछ खाते पीते हैं। 2 साल बाद वे निस्संदेह मर जाएंगे, बशर्ते। अध्याय 324 भव्य राजवंश सेना। जब तक एज्योर ड्रैगन संस्थापक थोड़ा हिचकिचाया। जब तक कि क्या? बिपिन ने उत्सुकता से करीब से पूछा। जब तक आप 2 साल के अंदर बैंगनी वस्त्रधारी विश्व प्रेतात्मावादी नहीं बन जाते, क्योंकि उस समय आप उनके शरीर से 2 मोती निकाल सकते हैं, वरना वे निस्संदेह मर जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम 2 साल के अंदर बैंगनी लबादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी बन सकते हो? सच कहूं तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, यह लगभग असंभव है। नीला ड्रैगन संस्थापक के शब्दों ने बिपिन को कमोबेश झकझोर दिया। मैं। उसी क्षण बिपिन का चेहरा भी उलझनों से भर गया। वह अब और नहीं बोला, क्योंकि उसे सचमुच यकीन नहीं था कि वह 2 साल के अंदर बैंगनी लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी बन पाएगा। बिपिन, निराश मत हो। 2 साल के अंदर बैंगनी लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी बनना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा के साथ नीला लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें अभी भी स्पिरिट प्रोविंस के असुर गोस्ट टावर में बंद राक्षसी जानवर याद है? मत भूलना, वह एक बैंगनी लबादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी था और उसने तुमसे एक अनुरोध किया था। जब तक तुम एक नीले वस्त्रधारी विश्व प्रेतात्मावादी बनोगे, शायद तुम उसे आजाद होने में मदद कर सकोगे। उस समय क्या उसे ऐश्वर्या और वेदिका को बचाने के लिए कहना ठीक नहीं होगा? ठीक उसी समय एक गी ने गंभीरता से याद दिलाया।
यह सही है। एग्गी, तुम सही कह रही हो। ऐश्वर्या और वेदिका को अभी भी बचाया जा सकता है। जब तक मुझे वह चीज मिल जाती है जो राक्षसी जानवर पीछे छोड़ गया है, शायद मैं बहुत जल्दी एक नीलालबादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी बन जाऊं। उस समय अगर मैं उसे बचाऊं और फिर उससे ऐश्वर्या और वेदिका को बचाने के लिए कहूं तो यह काम करेगा। एग्गी की याद दिलाने के बाद बिपिन को भी एहसास हुआ और उसका चेहरा जो मूल रूप से राख की तरह था, तुरंत आशा की एक झलक के साथ उभर आया। बिपिन, तुम्हें सचमुच नहीं लगेगा कि तुम 2 साल के अंदर बैंगनी लबादा पहने विश्व प्रेतात्मावादी बन सकते हो, है ना? नीला ड्रैगन संस्थापक ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी जब उसने बिपिन की निगाहों में आशा की एक किरण उमड़ती देखी। क्योंकि अपने पूरे जीवन के समय के बावजूद वह बैंगनी लबादा वाले क्षेत्र में कदम नहीं रख सकता था, इसलिए वह गहराई से जानता था कि वह क्षेत्र कितना कठिन था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि बिपिन बैंगनी लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी बन सकता है, वरना वह बिपिन को अपना उद्धार सौंपता ही नहीं। लेकिन 2 साल के भीतर ऐसा कर पाना लगभग असंभव था। पूर्वज, वास्तव में मैं 2 साल के भीतर बैंगनी लबादा वाला विश्व प्रेतवादी नहीं बन सकता, लेकिन मैं ऐश्वर्या और वेदिका को बचाने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचने की पूरी कोशिश करूंगा। वे दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे उन्हें बचाना ही होगा। इसलिए जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे करीबी लोगों का ध्यान रख सकोगे। बिपिन ने बोलते हुए आसपास के लोगों की ओर देखा। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इन 2 सालों में दोनों बहनों को कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पास उन्हें बचाने का कौन सा तरीका है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें बचाने से पहले आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, वरना सब बेकार हो जाएगा, एज़्योर ड्रैगन के संस्थापक ने सलाह दी। पूर्वज, चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। उसके बाद बिपिन ने बस अपनी चोटों का इलाज किया, फिर भीड़ को बताया कि असल में क्या हुआ था। उसके बाद ही उसने सबको अलविदा कहा और 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान से बाहर निकला। उसने औपचारिक रूप से उस जगह को छोड़ दिया और एक ऐसी सड़क पर कदम रखा जो अनजान खतरों से भरी थी, फिर भी एक ऐसी सड़क थी जिस पर चलना जरूरी था। यह किन प्रांत की ओर जाने वाली सड़क थी? 9 प्रांतों का महाद्वीप अजूर प्रांत, तांग प्रांत, सोंग प्रांत, मिंग प्रांत, हान प्रांत, सुई प्रांत, स्पिरिट प्रांत, युआन प्रांत और किन प्रांत में विभाजित था। किन प्रांत अजूर प्रांत से काफी दूर था। वहां पहुंचने के लिए बीच में स्थित आत्मा प्रांत से होकर गुजरना पड़ता था। बिपिन को किन प्रांत जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह था कि असुर भूत मीनार में मौजूद राक्षसी जानवर ने बिपिन को बताया था कि वहां एक खजाना है जो आत्मा की शक्ति को निखार सकता है, और वह खजाना किन प्रांत में है। बिपिन की वर्तमान यात्रा का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, उस खजाने को पाना, फिर अपनी आत्मिक शक्ति को निखारना ताकि वह जल्दी से एक नीलालबादाधारी विश्व आत्मवादी बन सके। फिर असुर भूत टॉवर पर वापस लौटें, कैद राक्षसी जानवर के साथ समन्वय करें और उसे बचाने के बाद रहस्यमय और अथाह राक्षसी जानवर से मदद का अनुरोध करें ताकि वह बहनों ऐश्वर्या और वेदिका को मोतियों के हाथों से बचा सके। यद्यपि वह योजना बहुत सरल लग रही थी, बिपिन जानता था कि इसके भीतर निश्चित रूप से हजारों कठिनाइयां और हजारों जोखिम थे, क्योंकि सबसे पहले वह स्थान जहां खजाना छिपा हुआ था एक अस्पष्ट स्थान था जिसे 1000 राक्षस पर्वत कहा जाता था। मैं जल्द ही यहां से चला जाऊंगा और कौन जाने मैं इस जगह पर कब वापस आऊंगा। बिपिन सफेद सिर वाले बांस पर बैठा और उसने नीचे की जानी पहचानी जमीन और नजारे को देखा, क्योंकि उसके विचार बेहद उलझे हुए थे। इस बार का अनुभव पिछली बार से अलग था जब वह स्पिरिट प्रोविंस गया था।
पिछली बार वह सिर्फ वाइटक्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट क्वालिफिकेशन परीक्षा के लिए वहां गया था, लेकिन इस बार उसका मिशन ज्यादा भारी था और उसके जाने का समय भी ज्यादा था। बिपिन, क्या तुम वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में जाकर मदद मांगना चाहते हो? हालांकि वहां कोई पर्पलक्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट नहीं है, फिर भी मुझे यकीन है कि वे थोड़ी मदद कर सकते हैं, एकगी ने कहा। नहीं, मैं विश्व आत्मा संघ से ज्यादा परिचित नहीं हूं, इसलिए मुझे डर है कि अगर वे राक्षसी जानवर द्वारा छोड़ा गया खजाना देखेंगे तो उनके दिलों में लालच जाग जाएगा और वे उसे अपने लिए ले लेंगे, बिपिन ने जवाब दिया। हम्मा, बिपिन की बातें सुनकर एकगी को भी लगा कि यह बात बिल्कुल सही है। फिर वह खिलखिलाकर हंसी और बोली, लगता है तुम काफी परिपक्व हो गए हो, है ना? मैं बिल्कुल गलत नहीं थी। बेटा, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। एकगी तो पिस्ता जैसा था। वह जानती थी कि बिपिन के दिल में भारी चिंताएं हैं, इसलिए उसने रास्ते में बिपिन को दिलासा देना और उसका मनोरंजन करना नहीं छोड़ा। इससे उसका दबाव काफी कम हो गया और ऐश्वर्या और वेदिका को बचाने का उसका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया। यह आभा। लेकिन जैसे ही बिपिन एज्योर प्रांत की सीमा छोड़ने जा रहा था, उसने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं और जल्दी से लिटिल व्हाइट को दूरी में बादल के एक ढेर की ओर मोड़ दिया और अंदर घुस गया, क्योंकि बिपिन को एक अत्यंत शक्तिशाली आभा का आभास हो रहा था। दरअसल बिपिन के सफेद बादलों में छिपने के बाद पास के क्षितिज से जोरदार धमाके हुए। वह आवाज गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी, लेकिन ज्यादातर 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ जैसी लग रही थी। हवा में सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज। हे भगवान, यह क्या है? बिपिन भले ही सफेद बादलों में छिपा हुआ था, फिर भी वह बाहर सब कुछ देख पा रहा था। उसी क्षण उसने आश्चर्य से देखा कि क्षितिज के उस पार लोगों और घोड़ों का एक बड़ा समूह दिखाई दे रहा था। लोग और घोड़े हवा में चल रहे थे। लोगों का समूह लगभग 10,000 लोगों का था और हर एक व्यक्ति के शरीर पर एक सुनहरा वस्त्र था। वह वस्त्र कवच तो नहीं था, लेकिन कवच से भी ज्यादा भव्य और कवच से भी ज्यादा मजबूत था। लगभग 10,000 लोगों के नीचे हर एक अपने शानदार घोड़े पर सवार था। घोड़े सामान्य घोड़ों से कहीं ज्यादा बड़े थे और वे असाधारण रूप से दबंग भी थे, मानो घोड़ों के राजा हों, क्योंकि उनकी आभा असाधारण थी। सबसे खास बात यह थी कि घोड़े बेहद तेज गति से हवा में उड़ सकते थे। हालांकि यह भी ज्यादा नहीं था। हवा में चलने वाले घोड़ों के अलावा वहां एक विशाल सुनहरे रंग का रथ भी था। रथ को खींचने वाला घोड़ा नहीं था, वह एक विशाल जानवर था। एक विशाल जानवर जो हवा में चल सकता था, और अगर बिपिन गलत नहीं था तो वह एक राक्षसी जानवर होना चाहिए जो स्वर्गलोक तक पहुंच गया हो। स्वर्गलोक के एक राक्षसी जानवर को किसी ने वश में कर लिया और वह उसका गुलाम बन गया जो रथ खींचता था। इससे लोग हैरान रह गए। और जब बिपिन ने अपनी नजर सेना के झंडे की ओर डाली जो चारों ओर लहरा रहा था, तो उसे आखिरकार लोगों के उस समूह की उत्पत्ति का पता चल गया, क्योंकि सुनहरे रंग के सेना के झंडे के ऊपर, जिन पर ड्रैगन और फीनिक्स उकेरे और चित्रित थे, दो बड़े शब्द लिखे थे। जियांग राजवंश। अध्याय 325 ठंडे चेहरे वाले आशुतोष। जियांग राजवंश। सेना के बैनर पर लिखे शब्दों को देखकर बिपिन का दिल बैठ गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने जियांग राजवंश के लोगों को देखा था। पहली बार उसने 9 प्रांतों के महाद्वीप के शासक को देखा था। यह कहना जरूरी था कि जियांग राजवंश की सेना शक्ति के मामले में बिपिन द्वारा पहले देखी गई किसी भी शक्ति से पूरी तरह अतुलनीय थी। शक्तिशाली शक्ति और उत्कृष्ट गुणवत्ता को छोड़ दें तो लोग केवल उनके अनोखे वातावरण से ही भयभीत हो जाते थे। बिपिन ने पहले सुना था कि जियांग राजवंश के लोग साधारण लोग नहीं थे। उनके पास विशेष रक्त था,
युद्ध शक्ति दूसरों से बढ़कर थी, प्रतिभा दूसरों से बढ़कर थी और वे सभी क्षेत्रों में सामान्य लोगों से कहीं बेहतर थे। यह कहना भी उचित होगा कि जियांग राजवंश में सभी लोग प्रतिभाशाली थे। यही मुख्य कारण था कि जियांग राजवंश इतने वर्षों तक 9 प्रांतों वाले महाद्वीप पर शासन कर सका। अजीब बात है, जियांग राजवंश की सेना इस जगह क्यों आई है? क्या वे मेरे अजूर प्रांत में किसी काम से आए हैं या यूं ही संयोग से गुजर रहे हैं? बिपिन जियांग राजवंश की ताकत देखकर दंग रह गया। हालांकि जियांग राजवंश की विशाल सेना को देखकर उसे आम लोगों जैसा डर नहीं लगा, फिर भी बिपिन को मानना पड़ा कि जियांग राजवंश वाकई सरल नहीं था। किसे परवाह है? आखिरकार आप तो पहले से ही अजूर प्रांत छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं और आपके परिवार की भी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। अगर जियांग राजवंश के लोग अजूर प्रांत जा भी रहे हैं तो भी इसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, एक गी ने कहा। हम्मा बिपिन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक विचार था। अगर जियांग राजवंश बस यूं ही गुजर रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनका निशाना सचमुच अजूर प्रांत था तो सबसे ज्यादा संभावना यही है कि वह सम्राट मकबरा ही होगा। आखिर किलिन राजकुमार के महल ने सम्राट मकबरे की खोज तो कर ही ली थी। जब उन्हें पता चला कि वे उसे स्वयं नहीं खोल सकते तो सहायता के लिए वे जियांग राजवंश को यह खबर जरूर बताएंगे। ऐसा करने से भले ही वे सम्राट मकबरे से खजाने न पा सकें, कम से कम जियांग राजवंश उन्हें कुछ इनाम तो देगा ही। लेकिन बिपिन ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि वह सम्राट मकबरे की भयावहता को अच्छी तरह जानता था कि अगर जियांग राजवंश की सेना भी होती तो भी वह सम्राट मकबरे में गहराई तक नहीं घुस पाती। अपने शीर्ष विशेषज्ञों को भेजकर ही उन्हें सम्राट मकबरे से कुछ लाभ मिल सकता था। इसलिए जियांग राजवंश की सेना के चले जाने के बाद बिपिन भी सफेद बादलों से बाहर निकलकर किन प्रांत की ओर बढ़ गया। जहां तक जियांग राजवंश की सेना के जाने का सवाल है, बिपिन की भविष्यवाणी के अनुसार वे किलिन राजकुमार के भवन में पहुंचे। हालांकि बिपिन के अनुमान से अलग बात यह थी कि इस बार जियांग राजवंश निमंत्रण पर नहीं आया था। जल्दी से हवेली के स्वामी को बुलाओ। जियांग राजवंश की सेनाएं आकाश से भव्य और पराक्रमी रूप से उतरीं। वे सचमुच स्वर्ग से उतरे सैनिकों और सेनापतियों जैसे लग रहे थे जो नश्वर संसार में उतर आए थे। इससे लोग असीम भय से भर गए और उसी क्षण अजूर प्रांत के अधिपति किलिन राजकुमार के भवन में पहले से ही अफरातफरी मच गई। राजकुमार के भवन के पूर्व अभिमानी लोग सभी अत्यंत भयभीत हो गए। महामहिम, मैं रंगमौला हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इस हवेली में अपनी उपस्थिति का सम्मान करेंगे, इसलिए मैं आपका अभिवादन करने नहीं आया। कृपया मेरी गलतियां क्षमा करें। रंगमौला भी घबरा गया। अगर जियांग राजवंश से 1-2 लोग ही आ जाते तो भी वह सह सकता था, लेकिन तभी जियांग राजवंश की एक असली सेना उसके किलिन राजकुमार के महल में आ पहुंची। इससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और वह बेहद डर गया। बेकाबू होकर उसे बेचैनी होने लगी। तो और ठीक इसी समय राक्षसी पशु द्वारा खींचे जा रहे सुनहरे रंग के रथ से सुनहरे रंग का वस्त्र पहने एक पुरुष धीरे धीरे बाहर आया। वो एक नौजवान था। 2 मीटर लंबा गठीला शरीर, सिर पर सुनहरे ड्रैगन का मुकुट, कंधों तक लटकते काले बाल और बर्फ जैसा सफेद चेहरा फिर भी देखने वालों को अजीब सी बर्फ जैसी ठंड का एहसास देता था। खासकर उसकी आंखें, उनमें अतुलनीय रौब और क्रूरता झलक रही थी, जिससे कोई उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लॉर्ड आशुतोष उस पुरुष को देखते ही रंगमौला का चेहरा एकदम से कागज की तरह सफेद हो गया और खून का कोई निशान भी नहीं रहा। उसकी आंखों में अवर्णनीय रूप से भय उमड़ पड़ा।
साफ दिख रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने खड़े उस युवक से कितना डरा हुआ था जो उससे भी कहीं छोटा था। रंगमौला, क्या तुम्हें अपने अपराध पता हैं? आशुतोष नाम के ठंडे चेहरे वाले पुरुष ने उतनी ही ठंडी आवाज में पूछा। महामहिम, क्या? आपका क्या मतलब है? मैं? रंगमौला घबरा गया। जब आशुतोष ने उससे इस तरह पूछा, जबकि वह पहले से ही बेहद बेचैन था, तो वह तुरंत इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, नहीं कैसे जवाब दे। फुसफुसाहट, लेकिन रंगमौला की बात पूरी होने से पहले ही आशुतोष ने अचानक अपना हाथ उठाया, उस हाथ से एक बांस का पंजा बनाया और उसकी हथेली से असीम चूषण शक्ति निकली। उसने तुरंत रंगमौला को जमीन से उठाकर अपनी हथेली में ले लिया। उसी क्षण आशुतोष ने एक हाथ से रंगमौला के मस्तिष्क को कसकर पकड़ लिया। स्वर्ग लोक के रंगमौला ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह उसकी पकड़ से बच नहीं सका। उसी क्षण आशुतोष ने अपनी बर्फीली ठंडी निगाहें किलिन राजकुमार के भवन से आए लोगों की ओर डाली, जो डर से भरे चेहरों के साथ जमीन पर घुटने टेक रहे थे, और बोले। किलिन राजकुमार के महल के स्वामी रंगमौला को शाही दरबार द्वारा अजूर प्रांत पर शासन करने का दायित्व सौंपा गया था। हालांकि जब उन्हें अजूर प्रांत में एक रहस्यमयी मकबरा मिला, तो उन्होंने न केवल राजवंश को तुरंत इसकी सूचना नहीं दी, बल्कि राजवंश के खजाने को अपने पास रखने की योजना बनाते हुए गुप्त रूप से उस मकबरे को खोला भी। यह मृत्युदंड का अपराध है और उनका सिर अभी कलम कर देना चाहिए। महामहिम, दया करो। महामहिम, दया करो। आशुतोष के शब्द सुनने के बाद रंगमौला का चेहरा डर से बैंगनी हो गया और वह जोर जोर से अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन आशुतोष को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। अचानक उसकी हथेली ने जोर पकड़ा और किलीन राजकुमार के महल के कई लोगों के सामने उसने किलीन राजकुमार के महल के स्वामी रंगमौला का सिर धड़ से अलग कर दिया। महामहिम, दया करो। महामहिम, दया करो। उसी क्षण किलीन राजकुमार के भवन में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए झुकने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे। उन्हें बहुत डर था कि कहीं उनका भी वही अंत न हो जाए जो रंगमौला का हुआ था, क्योंकि 9 प्रांतों वाले महाद्वीप में जियांग राजवंश ही एकमात्र शासक था और वही एकमात्र कानून था। कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जब तक आप उन्हें अपमानित करते रहेंगे, परिणाम केवल एक ही होगा, मृत्यु। सब सुनो। आज से अजूर प्रांत का प्रबंधन सीधे मेरे जियांग राजवंश द्वारा किया जाएगा। तुम सब अभी भी मेरे राजवंश की सेवा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम में से किसी में भी विश्वासघात का जरा भी अंश होगा, तो भविष्य में तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो आज रंगमौला का हुआ। आशुतोष की आवाज गर्जने जैसी और उसका स्वर बर्फ जैसा था जब उसने भीड़ से जोर से कहा, हम राजवंश की सेवा करने को तैयार हैं। हमें जरा भी स्वार्थ रखने की हिम्मत नहीं है। यह देखकर किलीन राजकुमार के भवन में मौजूद लोगों ने कृतज्ञता से भरे चेहरों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसके बाद जियांग राजवंश की सेना ने किलिन राजकुमार के महल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वास्तव में अजूर प्रांत पर व्यक्तिगत रूप से शासन करने की योजना बनाई थी। उसी समय किलीन राजकुमार के महल के एक बेहद आलीशान महल में आशुतोष जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह कहीं जाने की योजना बना रहा था और उसके पीछे सफेद और भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस बूढ़े व्यक्ति का आभामंडल बहुत प्रबल था और वह स्पष्ट रूप से स्वर्गलोक का विशेषज्ञ भी था। लेकिन आशुतोष के सामने वह असामान्य रूप से तुच्छ लग रहा था और उसने बहुत ही सम्मानपूर्ण स्वर में पूछा, महामहिम, सब कुछ व्यवस्थित है? क्या हम उस मकबरे की जांच करें? नहीं, मकबरा पहले से ही हमारे नियंत्रण में है, इसलिए हम किसी भी समय जा सकते हैं। दूसरी ओर, चूंकि मैं अभी अजूर प्रांत पहुंचा हूं,
मुझे किसी से मिलने जाना ही होगा। आशुतोष का स्वर बर्फ जैसा ठंडा था, मानो उसमें जरा भी भावना न हो। चाहे वह उसके अपने ही कबीले का कोई क्यों न हो, उसने वैसा ही व्यवहार किया। क्या तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत है? बूढ़े आदमी को पता था कि आशुतोष किसकी तलाश करने जा रहा है, इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक निर्देश देने का अनुरोध किया। जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूँ। आशुतोष ने हाथ हिलाया और उसके बाद हवा का एक झोंका उठा और उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। उसने आभा का एक भी रेशा नहीं छोड़ा और वह पहले ही उस ओर बढ़ रहा था जहां उसे जाना था। अध्याय 326 किन प्रांत में आगमन। अजूर प्रांत की 100 मोड़ों वाली घाटी में बादलों से घिरे हॉल के बाहर आशुतोष तेजी से आ रहा था। हालांकि उसने हॉल के बाहर स्थित स्पिरिट फॉर्मेशन में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं किया। सम्मान के भाव से वह बादलों के ऊपर खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक बोला, महामहिम, मैं आशुतोष हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। प्रवेश करो। मंदिर के भीतर से अरविंद स्वामी की आवाज गूंजी। न ऊंची थी, न नीची, न हल्की, न भारी। तभी आशुतोष ने आगे बढ़ने की हिम्मत की। उसके चलते ही सारी सुरक्षा परतें खुल गईं। यहां तक कि हॉल का दरवाजा भी खुल गया। हॉल के अंदर अरविंद स्वामी किसी और के साथ शतरंज खेल रहा था। वह व्यक्ति कौन था? जाहिर है श्रीधर ही था, जिसे उस दिन अरविंद स्वामी ने बचाया था। खत्म हो गया। अरविंद स्वामी ने आशुतोष की तरफ सीधे नहीं देखा। शतरंज खेलते हुए उसने पूछताछ करने के लिए बात की। महामहिम, मैंने आपके निर्देशों का पालन कर दिया है और यह काम पूरा हो गया है। रंगमौला को मैंने वहीं मार डाला है, आशुतोष ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हम मकबरे के प्रवेश द्वार पर एक अच्छी गुप्त आत्मा संरचना स्थापित करो। अपनी सेना का नेतृत्व करो और स्वयं वहां पहरा दो। मेरे आदेश के बिना अभी इसे मत खोलना, अरविंद स्वामी ने कहा। महामहिम, प्रवेश द्वार को सील करने से पहले क्या हमें कब्र की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए उसके चारों ओर जाकर देखना चाहिए? आशुतोष बोला। इसे निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह एक सम्राट का मकबरा है, अरविंद स्वामी ने शांति से कहा। क्या? यह वास्तव में सम्राट का मकबरा है? ये शब्द सुनकर आशुतोष का चेहरा एकदम बदल गया और वह स्तब्ध रह गया। उसे लग रहा था कि वह समझ गया था कि अरविंद स्वामी ने उसे मकबरे का प्रवेश द्वार बंद करने के लिए क्यों कहा था, ताकि वह अपनी सेना के साथ उसे खोल न सके। आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। यह श्रीधर है, जो किलिन राजकुमार के महल में क्यूई वंश का सरदार है। अपनी सेना को काले कछुए पर्वत श्रृंखला में ले जाकर किलिन राजकुमार के महल का प्रबंधन उसे सौंप दो। अरविंद स्वामी ने श्रीधर की ओर देखा। मैं वरिष्ठ को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आशुतोष ने विनम्रतापूर्वक श्रीधर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंद स्वामी ने जिन लोगों से परिचय कराया, उनके सामने भले ही उनकी ताकत उनसे कमतर थी, उनमें जरा भी अहंकार की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उन्हें उनके साथ विनम्रता से पेश आना पड़ा। चूंकि तुम यहाँ हो तो जाने से पहले कुछ खाना खा लेना ठीक रहेगा, है ना? अरविंद स्वामी हल्के से मुस्कुराया, फिर रसोई की ओर चल दिया। आशुतोष भी मुस्कुराया और श्रीधर की ओर सिर हिलाया, फिर उसके पीछे पीछे चला गया। महामहिम, जब मैं यहाँ आया था तो पूर्वज ने मुझे आपको संदेश देने के लिए कहा था। कई वर्षों से दिव्य शरीर प्रकट नहीं हुआ है और उस वर्ष जो असामान्यता हुई थी वह संभवतः केवल एक असामान्यता थी और कोई दिव्य शरीर अवतरित नहीं हुआ था। तो उन्हें उम्मीद थी कि तुम कब्र का मामला सुलझाने के बाद जल्दी से राजवंश में वापस आ सकोगे और वंश के मामलों को संभालने में सम्राट की मदद कर सकोगे, आशुतोष ने कहा। बिना किसी कारण या वजह के आकाश में कोई असामान्यता क्यों दिखाई देती है? दरअसल
मैं पूर्वज के अथक प्रयासों को समझता हूँ। वह नहीं चाहता कि मैं इस जगह पर और कष्ट सहूं, इसलिए वह चाहता है कि मैं शाही दरबार में वापस चला जाऊं। हालांकि आप भी इसे देख रहे हैं। मैं इस जगह पर बहुत खुश हूं, आजाद और निश्चिंत, बिना किसी चिंता के। इसके अलावा अगर मैं यहीं रहने की जिद न करूं तो अजूर प्रांत में सम्राट मकबरे का मिलना नामुमकिन हो जाएगा। अरविंदस्वामी मुस्कुराया और बोला। यह सुनकर आशुतोष ने अब और जोर नहीं दिया। उसने बस उत्सुकता से पूछा, महामहिम, क्या दिव्य शरीर वाकई इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह उचित है कि आप इतने वीरान स्थान पर अपना नाम छिपाकर कई वर्षों तक इस स्थान की रखवाली करते रहें, सिर्फ उस व्यक्ति के निशान ढूंढने के लिए? मेरे जियांग शाही कुल में हर किसी का खून सम्राट स्तर का है और हाल के वर्षों में कई प्रतिभाशाली लोग भी प्रकट हुए हैं। अगर उन्हें लगन से विकसित किया जाए तो शायद वे तथाकथित दिव्य शरीर से कमतर न हो। आशुतोष के सवालों का सामना करते हुए अरविंदस्वामी पहले तो हल्के से मुस्कुराया, फिर आगे बढ़कर बोला, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह दिव्य शरीर कितना शक्तिशाली है। आखिरकार मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। दिव्य शरीरों के बारे में सभी प्रकार के अभिलेख केवल अभिलेखों में ही मौजूद हैं। हालांकि उस साल जब दिव्य शरीर अभी अभी उतरा था और हम अजूर प्रांत की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो पूर्वज ने मुझसे एक वाक्य कहा, दिव्य शरीर को ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यदि दिव्य शरीर का उपयोग मेरे वंश द्वारा नहीं किया जा सका तो भविष्य में हमें कुल विनाश की आपदा का सामना करना पड़ सकता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? चाहे उस व्यक्ति के पास दिव्य शरीर हो या न हो, जब तक वे 9 प्रांतों वाले महाद्वीप में पैदा हुए हैं, वे मेरे जियांग राजवंश के लोग हैं। क्या वे अपने से निचले पद पर बैठे वरिष्ठों को अपमानित करते हुए देशद्रोह और बड़े अपराध करने की हिम्मत कर सकते हैं? वह व्यक्ति तो बस मरना ही चाहता होगा। आशुतोष के चेहरे पर अस्वीकृति साफ झलक रही थी। दिव्य शरीर वाले लोग राजा जैसे होते हैं। वे किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन रहने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। अगर उन्हें युवावस्था में दया मिले तो भले ही वह व्यक्ति राजवंश द्वारा उपयोग में न लाया जा सके, फिर भी वे हृदय से कृतज्ञ रहेंगे। लेकिन अगर मेरा राजवंश उन पर दया नहीं कर सकता और इसके बजाय अन्यायपूर्ण दुनिया के कारण उनके दिलों में नफरत और द्वेष पैदा करता है, तो वे निश्चित रूप से इस अराजक दुनिया को शांत करने और दुनिया पर राज करने का विचार करेंगे। और अगर वे 9 प्रांतों वाले महाद्वीप पर राज करना चाहते हैं तो जियांग शाही वंश स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा होगा। अगर आप दिव्य शरीर वाले होते तो क्या आप उस बाधा को दूर करते? अरविंदस्वामी मुस्कुराया और पूछा। यह दिव्य शरीर बहुत परेशान करने वाला है। इसके विकसित होने से पहले ही इसे क्यों न मार दिया जाए? आशुतोष की निगाहों में हत्या की नीयत उमड़ पड़ी। यह वाकई परेशान करने वाला है और शुरू में तो पूर्वज ने भी इस बारे में सोच समझकर सोचा था। अगर दिव्य शरीर मिल जाए तो क्या उसे मार देना चाहिए या उसे विकसित करना चाहिए? हालांकि अंततः उसने विकसित होना ही चुना, क्योंकि अगर कोई असाधारण प्रतिभा आपके सामने प्रकट हो तो इतने अच्छे अंकुर को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? अरविंदस्वामी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए आशुतोष के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, और हाँ, दिव्य शरीरों की शक्ति पर कभी संदेह मत करना। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि दिव्य शरीर हमारे सम्राट स्तर के रक्त से कमतर है तो उस वर्ष 9 रंगों वाली दिव्य बिजली को क्यों नहीं याद करते? मैं पूछता हूँ, शाही कुल में वह शक्ति किसके पास है? यह अरविंदस्वामी की बातें सुनकर आशुतोष का चेहरा भी बदल गया। उसकी पहले से ही उग्र आंखें बेचैनी से झपकने लगीं, क्योंकि वह उस रात का वह भयावह दृश्य कभी नहीं भूल पाएगा।
9 रंगों वाली दिव्य बिजली से निकली विनाश की आभा ने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था। उस आभा के बारे में अगर वह अभी भी दोबारा सोचता तो उसे डर लगता। उस समय यहाँ तक कि जिसे मार्शल साधना सिद्धियां प्राप्त थीं, वह भी चिंतित था कि क्या महाद्वीप 9 रंग की दिव्य बिजली द्वारा ऐसे ही नष्ट हो जाएगा या नहीं। इसलिए बाद में अरविंद स्वामी के निर्देशों के अनुसार आशुतोष ने जियांग कबीले की राजवंश सेना को काले कछुए शहर में स्थानांतरित कर दिया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सम्राट मकबरे के प्रवेश द्वार की रक्षा की। जहां तक श्रीधर का सवाल है, वह किलिन राजकुमार के भवन में लौट आया और किलिन राजकुमार के भवन का स्वामी बन गया। यह खबर बेशक विस्फोटक थी। जिस गद्दार का राजकुमार के महल में लगभग सिर कलम कर दिया गया था, वह हाल ही में पलक झपकते ही महल का स्वामी बन बैठा। यह वाकई बहुत चौंकाने वाली बात थी। लेकिन जब तक उन्हें याद आया कि श्रीधर का साथ देने वाले जियांग राजवंश थे, तब तक उन्हें पहले जैसा सदमा नहीं लगा, बल्कि उन्हें लगा कि रंगमौला बहुत दयनीय है। दयनीय है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। न सिर्फ उसने महल के स्वामी का पद खो दिया, बल्कि उसकी नन्ही जान भी नहीं बची और उसका पूरा सिर कुचलकर फट गया। जिस प्रकार एज्योर प्रांत में महान परिवर्तन हुए, कई दिनों की यात्रा के बाद बिपिन आत्मा प्रांत से गुजरे और किन प्रांत की भूमि में प्रवेश किया। हालांकि महाद्वीप 9 प्रांतों में विभाजित था, फिर भी 9 प्रांतों का क्षेत्रफल अलग अलग था। निस्संदेह 9 प्रांतों में अजूर प्रांत सबसे छोटा था। स्पिरिट प्रांत बहुत बड़ा था, लेकिन कहा जाता था कि 9 प्रांतों में किन प्रांत सबसे विशाल क्षेत्रफल वाला प्रांत था। अपनी इस यात्रा में जल्दी होने के कारण उसने पर्याप्त भोजन तैयार नहीं किया था। इसलिए कई दिनों की यात्रा के बाद बिपिन का पेट भूख से गर्जना शुरू हो गया था और उसके लिए आगे बढ़ना वाकई मुश्किल हो रहा था। वह अपनी उड़ान की गति कम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह नीचे कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां उसका पेट भर सके, और चूंकि वह वहां था, इसलिए वह 1000 दैत्य पर्वत की दिशा भी जानना चाहता था। हाँ, आखिरकार मुझे एक छोटा सा शहर मिल ही गया। अरे, ये ठीक नहीं है। वहां इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं? अध्याय 327। मैं 1000 राक्षसों के पहाड़ पर जाता हूं। बिपिन के सामने एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया, लेकिन दूर से देखने पर बिपिन ने पाया कि छोटे से कस्बे में एक विशाल हवेली के बाहर बहुत से लोग जमा थे। वे लोग एक लंबी कतार में खड़े थे, मानो कुछ लेने आए हों। चूंकि वह पहली बार उस स्थान पर आया था, इसलिए किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए बिपिन ने अपनी प्रबल साधना का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वह चुपके से आकाश से नीचे उतरा और फिर शहर में चला गया। इस बार बिपिन को पता चला कि यह सचमुच एक साधारण सा छोटा सा शहर था। यह उस लीनिंग माउंटेन टाउन से भी घटिया था जहां उसका सेन परिवार पहले रहता था। इस शहर में ज्यादातर लोग आम लोग थे और यहां एक भी रेस्टोरेंट नहीं था। हालांकि शहर में एक विशाल हवेली थी। उसी समय सैकड़ों नागरिक एक विशाल अजगर की तरह कतार में खड़े थे। वे भोजन इकट्ठा करने के लिए उस विशाल हवेली के दरवाजे के बाहर इकट्ठा हुए। भगवान अली सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। वह हम गरीबों को हर महीने खाना देते हैं। इस साल कई प्राकृतिक आपदाएं आईं और खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी आई। अगर लॉर्ड अली ने हमारी मदद के लिए भोजन उपलब्ध नहीं कराया होता, तो मुझे डर है कि हम पहले ही भूख से मर चुके होते। नागरिकों की बातचीत से बिपिन को पता चला कि यहाँ मुफ्त खाना मिलता है, और भगवान अली के निवास को देखकर भले ही वह सोने और जेड से चमकीला न हो, वह एक धनी व्यक्ति लग रहा था। कम से कम उसका निवास दूसरे नागरिकों के घास के घरों से काफी मजबूत तो था।
इसका मतलब था कि लॉर्ड अली के घर में भले ही उनके पास आलीशान व्यंजन न हो, फिर भी चिकन, बत्तख, मछली वगैरह जैसे स्वादिष्ट खाने की चीजें तो होंगी ही। इसलिए बिपिन कतार में नहीं खड़ा हुआ। अनगिनत लोगों की अलग अलग और अजीब निगाहों से घूरते हुए वह अली हवेली के दरवाजे की ओर चल पड़ा। रुको, खाना लेने के लिए तुम्हें लाइन में लगना होगा। तुम्हें लाइन में लगने की इजाजत किसने दी? यह देखकर कई रेजिडेंस गार्ड, जो लंबे और विशाल शरीर वाले बड़े आदमी थे, बिपिन की ओर इशारा करके चिल्लाए। कई बलवान पुरुषों के पास आत्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना थी। हालांकि उनकी साधना अत्यंत क्षुद्र थी, फिर भी उन नागरिकों की तुलना में जिनके पास कोई साधना नहीं थी, यह काफी अच्छी थी। मैं यहाँ खाना लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खाना खरीदने आया हूँ, बिपिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। खाना खरीदोगे? ये शब्द सुनकर आंगन के अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी 8 आकार की मूछें थीं और जिसने खूबसूरत कपड़े पहने थे, बाहर आया। बिपिन के खूबसूरत कपड़े और जवान चेहरा देखते ही अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठीं और वह खिलखिलाकर हंसा और बोला, युवा नायक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कितना खाना खरीदना चाहते हैं? मुझे सिर्फ एक बार का खाना चाहिए। अपने परिवार की सबसे अच्छी शराब और मांस ले आओ और मेरे लिए खाना बनाओ। मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम में से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, बिपिन ने कहा। ठीक है युवा नायक, जरा इधर आओ। यह देखकर 8 आकार की मूंछों वाले अधेड़ आदमी ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे अंदर बुलाया और साथ ही अपने बगल में खड़े बड़े आदमियों पर चिल्लाया, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से रसोई में जाओ और उन्हें इस युवा नायक के लिए बेहतरीन व्यंजन तैयार करने का आदेश दो। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। बिपिन कौन था? हालांकि वह जवान था, पर उसने पूरे एज्योर प्रांत को उलट-पुलट कर दिया था। स्वाभाविक रूप से वह देख सकता था कि 8 आकार की मूछें उसे एक अमीर आदमी समझती थीं। बिपिन की उम्र भी बहुत कम थी, इसलिए वह आदमी उसे धोखा देने का मौका ढूंढना चाहता था। हालांकि बिपिन को उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वह बस अच्छा खाना चाहता था। और पैसों की बात? बिपिन के पास पैसों की भी कमी नहीं थी। इसके बाद बिपिन को एक बहुत ही अच्छे हॉल में आमंत्रित किया गया। यह भी कहना जरूरी था कि 8 आकार की मूंछों की कार्यकुशलता काफी अच्छी थी। देखते ही देखते मेज पर ढेरों व्यंजन आ गए। शायद बिपिन को बहुत भूख लगी थी या फिर उनके खाने में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए जैसे ही बिपिन ने खाने की मेज पर नजर डाली, उसकी आंखों के सामने सुनहरे सितारे उभर आए। लार टपकने लगी। उसने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और अपनी बाह बाहर निकाली और खुद को सारा खाना खिलाने की तैयारी करने लगा। रुको, लेकिन ठीक उसी समय 8 आकार की मूछें अचानक बोल पड़ी। वह मुस्कुराते हुए बिपिन से बोला, युवा नायक, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन इन स्वादिष्ट व्यंजनों की मेज पर काफी सामग्री खर्च हुई है। आमतौर पर मेरे परिवार के स्वामी इतना फिजूल खर्ची करने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए अगर तुम बराबर की कीमत वाली कोई चीज नहीं निकाल सकते, तो वापस आने पर मैं कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा। धिक्कार है, बिपिन को गुस्सा आ गया। तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारा खाना खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए बिपिन ने अपनी कमर पर रखे कॉस्मॉस सैक की ओर हाथ बढ़ाया और 8 आकार की मूंछों को बेहोश करने के लिए बस यूं ही कुछ निकालना चाहा। बकवास। हालांकि यह एक मामूली सा स्पर्श लग रहा था, बिपिन का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे हैरानी से पता चला कि उसके कॉस्मॉस सैक के अंदर वर्ल्ड स्पिरिट कंपास और कुछ दूसरे बैकअप उपकरणों के अलावा सब कुछ पूरी तरह खाली था। वहां फर भी नहीं था।
उस पल बिपिन को याद आया कि जब वह 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में था तो उसने अपनी कॉस्मॉस थैली को साफ किया था। उसने जो चीजें बेकार समझी थीं, उन्हें शक्तिशैलम को सौंप दिया था, और जो गहन औषधियां वगैरह उसने अपने लिए छोड़ी थीं, वे सब साधना करते समय खत्म हो गईं। फिलहाल बिपिन सचमुच बर्तनों की मेज के लिए समान मूल्य की कोई भी वस्तु निकालने में असमर्थ था। आखिरकार उसने जो कुछ छोड़ा था वह उसके इस्तेमाल की जरूरी चीजें थीं, और वे सभी अमूल्य चीजें थीं। इस आठाकार वाली मूंछ को यह देना बहुत कष्टदायक होगा, और अगर वह उसे निकाल भी देता तो वह आदमी शायद पहचान ही नहीं पाता कि वह क्या है। मैं कहता हूँ युवा नायक, तुम खाकर भागने की योजना तो नहीं बना रहे हो? यह देखकर आठाकार की मूंछों ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं। पहले वाली चिंता भरी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी उग्रता छा गई। उसी समय बाहर से कई बड़े आदमी भी दौड़े आए। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वे बिपिन पर हमला करना चाहते हैं। उस पल बिपिन भी गुस्से से भर गया। उसने अपनी पहचान, अपनी ताकत के बारे में सोचा। फिर भी भिखारियों का समूह उसे नीची नजरों से देख रहा था। बिपिन के मन में सबसे पहले यही आया कि वह हाथ उठाए और एक मुक्का मारकर उनकी छत उड़ा दे ताकि वे उसकी ताकत देख सकें और अपनी गलती का गहराई से एहसास कर सकें। लेकिन गहराई से सोचने पर बिपिन को एहसास हुआ कि वह वाकई नासमझ था। बिल चुकाने के लिए पैसे के बिना खाना खाना एक सच्चाई थी, और समस्या को हल करने के लिए बल का इस्तेमाल करना वाकई ठीक नहीं था। हालांकि बिपिन चीजों से नहीं डरता था, लेकिन वह कोई दुष्ट इंसान भी नहीं था जो सिर्फ अपराध करता हो। स्वाभाविक रूप से वह कमजोरों को धमकाते हुए इतना दबंग और अहंकारी काम नहीं कर सकता था। तुम सब क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हॉल के बाहर से एक बूढ़े आदमी की सख्त चीख सुनाई दी। उसके बाद 60 साल का एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उस बूढ़े ने बहुत पुराने कपड़े पहने थे और उसका रूप भी बहुत गंदा लग रहा था। वह सचमुच एक बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था जो रात में समय बताने के लिए घंटियां बजाता फिरता था। हालांकि जब वह बूढ़ा आदमी प्रकट होता था तो चाहे वह आठाकार की मूंछें हो या कई बड़े आदमी, वे तुरंत और भी विनम्र हो जाते थे। हे प्रभु, यह आदमी खाना खाकर भागना चाहता है। जाहिर है 8 आकार वाली मूंछें उस बूढ़े आदमी से बहुत डरी हुई थीं और वह जल्दी से समझाने के लिए उनके पास गईं। उस क्षण बिपिन को अंततः पता चल गया कि वह बूढ़ा व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था, इस बड़े निवास का स्वामी था, भगवान अली, जिसके बारे में नागरिकों ने कहा था कि वह दयालु है और दूसरों के लिए अपनी संपत्ति दान करना पसंद करता है। सच में तथाकथित जो लोग आते हैं वे मेहमान हैं। यह तो बस एक बार का खाना है, तो क्या सचमुच पैसे मांगने और यहाँ तक कि उस पर हमला करने की जरूरत है? आप इस अतिथि से माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? हालांकि 8 आकार की मूंछों का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लॉर्ड अली और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके सिर की ओर इशारा किया और कठोर फटकार लगाई। ऐसी स्थिति में 8 आकार की मूंछें और अन्य बड़े लोग एक के बाद एक बिपिन से केवल माफी ही मांग सकते थे। दूसरी ओर इससे बिपिन को थोड़ा बुरा लगा। दोस्त, तुम तो यहाँ के मूल निवासी नहीं हो ना? तुम कहाँ जा रहे हो? लॉर्ड अली बिपिन के बगल में बैठ गए और मुस्कुराते हुए पूछा। वर्तमान बिपिन पहले ही खुद को रोक नहीं पाया और सब कुछ साफ करते हुए खाने से पेट भरने लगा। भगवान अली की बात सुनकर ही उसने तेल से भरा अपना मुंह पोंछा और कहा, मैं वास्तव में कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आत्मा प्रांत से आया हूँ और मैं 1000 दैत्य पर्वत की ओर जाना चाहता हूँ। क्या? 1000 राक्षस पर्वत? 1000 राक्षस पर्वत? ये 3 शब्द सुनते ही
मास्टर अली ही नहीं बल्कि वहां मौजूद लगभग सभी लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि वे हल्के से भी नहीं डरे थे। लॉर्ड अली का शरीर भी लड़खड़ा गया और वे लगभग कुर्सी से गिर पड़े। अगर बिपिन के हाथ और तेज आंखें तेज न होती और उन्होंने उन्हें पकड़ न लिया होता तो वे निश्चित रूप से नीचे गिर पड़ते और उनके चारों अंग आसमान की ओर मुड़ जाते। अध्याय 328 उसकी मदद करो। दोस्त, मैंने गलत तो नहीं सुना? तुमने तो कहा था कि तुम 1000 राक्षसों वाले पहाड़ पर जाना चाहते हो। लॉर्ड अली के चेहरे पर हैरानी थी और जिस नजर से उन्होंने बिपिन को देखा उसमें जिज्ञासा और चिंता साफ झलक रही थी। वो किसी इंसान को कैसे देख रहे थे? वो तो बस एक राक्षस को देख रहे थे। और भगवान अली और वहां मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाओं से बिपिन अंदाजा लगा सकता था कि 1000 दैत्य पर्वत शायद कोई अनजान जगह या कोई निषिद्ध क्षेत्र था। इसलिए एक चतुर विचार के साथ उसने कहा, दरअसल बिना कुछ छिपाए मैं एक मार्शल साधक हूं। जब मैं अजूर प्रांत में था तो मैंने सुना था कि किन प्रांत का 1000 दैत्य पर्वत एक अनोखी जगह है और मार्शल साधना के लिए वहां बहुत लाभ है। इसलिए एक लंबी और कठिन यात्रा करके मैं इस स्थान पर आया, क्योंकि मैं 1000 दैत्य पर्वत की महिमा का अनुभव करना चाहता था। मार्शल साधक? तुम्हारे जैसा छोटा सा बदमाश। हालांकि मार्शल साधक ये 2 शब्द सुनते ही 8 आकार की मूछें और दूसरे बड़े आदमियों ने तुरंत तिरस्कार भरी नजरों से देखा। जाहिर है उन्हें यकीन नहीं था कि बिपिन एक मार्शल साधक था। मित्र, मुझे नहीं पता कि सहस्त्र दैत्य पर्वत मार्शल साधना के लिए बहुत लाभदायक है या नहीं, लेकिन सहस्त्र दैत्य पर्वत मनुष्यों के लिए निषिद्ध भूमि है। यह राक्षसी जानवरों की दुनिया है। प्रतिष्ठित राजकुमार के भवन ने एक बार आदेश दिया था कि किसी भी शक्ति या व्यक्ति को बिना अनुमति के 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अन्यथा यदि उन्होंने 1000 राक्षस पर्वत के राक्षसी जानवरों को क्रोधित किया तो एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। मास्टर अली ने गंभीरता से याद दिलाया, क्योंकि उन्हें गहरा डर था कि बिपिन को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है और वह 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश कर जाएगा। प्रतिष्ठित राजकुमार का भवन? वे किन प्रांत के शासक हैं? बिपिन ने उत्सुकता से पूछा। दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच पहली बार किन प्रांत आए हो और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह देखकर बूढ़ा आदमी पहले तो चौंका, फिर बाद में उसने विस्तार से बताया। प्रतिष्ठित राजकुमार की हवेली को मूल रूप से प्रतिष्ठित विला कहा जाता था और यह मेरे किन प्रांत की सर्वोच्च शक्ति है। चूंकि प्रतिष्ठित विला दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था और किन प्रांत के मूल शासक थिक ग्राउंड ग्रास राजकुमार की हवेली को पहले ही पीछे छोड़ चुका था, इसलिए राजवंश ने थिक ग्राउंड ग्रास राजकुमार की हवेली की सत्ता को हटा दिया और किन प्रांत का प्रबंधन प्रतिष्ठित विला को सौंप दिया। भगवान अली की बातें सुनकर बिपिन भी प्रतिष्ठित विला की ताकत को समझ पाया। राजवंश के मान्यता प्राप्त शासक को मात देने के लिए अपने विकास का इस्तेमाल करने का मतलब था कि प्रतिष्ठित विला के पास वाकई कुछ तरीके थे। कम से कम मंडल स्कूल ऐसा करने में असमर्थ था। 1000 राक्षस पर्वत के राक्षसी जानवर सचमुच इतने शक्तिशाली हैं? सबसे शक्तिशाली प्राणी भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बिपिन ने 1000 राक्षस पर्वत के बारे में और जानकारी जानने की कोशिश की। बिल्कुल, 1000 राक्षस पर्वत के राक्षसी जानवर वाकई डरावने हैं। इन राक्षसों ने लगभग 1000 सालों तक 1000 राक्षस पर्वत पर राज किया है। मैंने सुना है कि वहां रहने वाले राक्षसी जानवरों की संख्या लाखों में है। उनमें से हर एक बेहद क्रूर है और कुछ तो इंसानी रूप भी धारण कर सकते हैं। खासकर 1000 दैत्य पर्वत के अंदर के 4 महान दैत्य राजा। उनके पास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है और यहां तक कि प्रतिष्ठित राजकुमार के महल का स्वामी भी उनसे डरता है। लेकिन सौभाग्य से
उनकी गतिविधियां 1000 राक्षस पर्वत के भीतर ही रहती हैं, अन्यथा किन राजकुमार के नागरिकों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता। और इसी वजह से प्रतिष्ठित विला ने आदेश दिया कि किसी को भी 1000 राक्षस पर्वत पर कदम रखने की इजाजत नहीं है, वरना अगर इससे राक्षसी जानवरों का गुस्सा भड़केगा और वे इंसानों पर हमला करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा अपराध होगा जिसके लिए पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए, लॉर्ड अली ने कहना जारी रखा। तो बात कुछ ऐसी ही है। लगता है लॉर्ड अली, आप सचमुच किन प्रांत के मामलों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। बिपिन लॉर्ड अली की थोड़ी प्रशंसा किए बिना न रह सका। आमतौर पर किसी का ज्ञान सीमित होता है, इसलिए निचले पदों पर बैठे लोगों को कम जानकारी होती है, खासकर वह छोटा सा शहर जहां लॉर्ड अली और अन्य लोग रहते थे। यह किन प्रांत का सीमावर्ती क्षेत्र था, इसलिए सामान्यतः चूंकि उनकी स्थिति आम लोगों जैसी थी, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए था। दरअसल मैंने यह अपने पोते से सुना है। मेरा पोता दूसरे दर्जे के स्कूल इल्यूजनरी थंडर स्कूल का एक प्रमुख शिष्य है। सच कहूं तो मेरा परिवार मूल रूप से गरीब नागरिक था, लेकिन मेरे पोते में काफी क्षमता है, इसलिए हम आज इतनी दौलत कमा पा रहे हैं। अपने पोते का जिक्र करते हुए लॉर्ड अली के चेहरे पर गर्व के भाव थे। हे प्रभु, लेकिन ठीक उसी समय हॉल में अचानक चीखने की आवाजें गूंज उठीं। चीखों के बाद एक दुबला-पतला और कमजोर युवक तेजी से दौड़ता हुआ आया। तो यह बाबू है। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? लॉर्ड अली ने हंसते हुए पूछा, जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो आया था। साफ दिख रहा था कि वह हवेली के नौकरों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करता था। यह इल्यूजनरी थंडर स्कूल से एक पत्र है, बाबू नामक पुरुष ने पत्र सौंप दिया। यह मेरा पोता है। उसी क्षण लॉर्ड अली बहुत खुश हुए। पत्र लेने के बाद उन्होंने बड़े अभ्यास से उसे फाड़ा और खुशी से भरे चेहरे के साथ उसे पढ़ना शुरू किया। हालांकि बिपिन ने पाया कि लॉर्ड अली का चेहरा धीरे धीरे और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। पहले वह थोड़ा पीला पड़ गया, फिर वह थोड़ा नीला पड़ गया, अंत में वह थोड़ा बैंगनी हो गया और उसका शरीर भी कांपने लगा। अंत में उसका शरीर एक तरफ झुक गया और वह बेहोश हो गया। लॉर्ड अली, क्या आप ठीक हैं? सौभाग्य से बिपिन ने हाथ बढ़ाकर उन्हें एक कुर्सी पर बिठा दिया। यह दृश्य देखकर अली हवेली के लोग भी डर गए और वे जल्दी से यह देखने गए कि लॉर्ड अली को क्या हुआ है। उधर बिपिन ने लॉर्ड अली द्वारा जमीन पर गिराया गया पत्र उठाया। पढ़ते ही बिपिन को पूरी स्थिति समझ आ गई और साथ ही लॉर्ड अली के बेहोश होने का कारण भी। वह पत्र उनके पोते ने नहीं भेजा था। यह पत्र इल्यूजनरी थंडर स्कूल में उनके पोते के सबसे करीबी दोस्तों में से एक ने गुप्त रूप से भेजा था। पत्र का सार यह था कि लॉर्ड अली के पोते ने अनजाने में इल्यूजनरी थंडर स्कूल के युवा प्रधानाचार्य को नाराज कर दिया था। फिलहाल वह जेल में था और उसके दोस्त को उम्मीद थी कि लॉर्ड अली उसे बचाने का कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन एक गरीब परिवार में जन्मे भगवान अली में अपने पोते को कैद से बाहर निकालने की ताकत कैसे आ सकती थी? उनके पास जो भी दौलत थी वह सब उनके पोते ने ही तो लाई थी। इसके अलावा उनके लिए तो मायावी वज्र विद्यालय एक अछूत विशाल राक्षस था। वे उसके बारे में सोचकर भी डर जाते। अपने पोते को बचाने के लिए ऐसी जगह जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए लॉर्ड अली को उस खबर के बाद बेहोश हो जाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि उनके लिए यह सचमुच साफ आसमान में बिजली कड़कने जैसा था। एक भयानक दुःस्वप्न। ओई, भगवान अली के पोते का नाम क्या है? बिपिन ने 8 आकार की मूंछों वाले आदमी से पूछा। यह किस लिए है? 8 आकार की मूंछ ने सतर्कता से बिपिन को देखा। मैं आपसे उसका नाम पूछ रहा हूं। बिपिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और एक ठंडी चमक दिखाई दी।
बिपिन की नजरों से 8 आकार की मूंछें डर गईं। वह एक झटके से जमीन पर निढाल होकर बैठ गया। उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और कांपती आवाज में कहा, वह उसका नाम शाहिद है। भ्रामक थंडर स्कूल की दिशा कौन सी है? बिपिन ने फिर पूछा और 8 आकार की मूंछ ने उसे भ्रमकारी थंडर स्कूल की दिशा के साथ साथ यहां से वहां की दूरी भी बताई। सारी बातें सुनकर बिपिन तेज कदमों से चला गया। अली परिवार के नौकरों के चेहरे उलझन से भरे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र का युवक ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है। दूसरी ओर 8 आकार की मूंछों वाला आदमी वहीं बेसुध बैठा रहा और बहुत देर तक उसे होश नहीं आया। वह अब भी बिपिन की निगाहों से आई दहशत में डूबा हुआ था। बिपिन ने उन चीजों के बारे में क्यों पूछा? जाहिर है वह भगवान अली की मदद के लिए था। बिपिन देख सकता था कि भगवान अली एक अच्छे इंसान थे, एक सच्चे नेक इंसान, और पूरे शहर के नागरिक इस बात से सहमत थे। एक तरफ तो उसने उसे 1000 राक्षस पर्वत से जुड़ी बातें बताईं, बल्कि उसे खाना भी खिलाया। उसकी सद्भावना और असाधारण चरित्र के कारण बिपिन को लगा कि उसकी मदद करना जरूरी है। अध्याय 329 पूरी तरह से वश में। मायावी वज्र विद्यालय वास्तव में अली परिवार से ज्यादा दूर नहीं था। आम नागरिकों के लिए अगर उन्हें गाड़ियों पर सवार होना होता तो उन्हें कई दिनों का समय लगता, लेकिन बिपिन की गति के कारण उन्हें केवल आधे दिन का ही समय लगता। तो आधे दिन की भागदौड़ के बाद बिपिन तथाकथित मायावी वज्र विद्यालय पहुंच ही गया। बिपिन यहाँ किसी को बचाने आया था, इसलिए वह खुलेआम नहीं बल्कि सावधानी से अंदर घुस गया। इसके अलावा बिपिन ने पाया कि दूसरे दर्जे का स्कूल होने के बावजूद मायावी थंडर स्कूल के बुजुर्गों और शिष्यों की ताकत कमजोर नहीं थी। वे एज्योर प्रांत के प्रथम श्रेणी के स्कूलों से बिल्कुल भी कमतर नहीं थे। हालांकि ऐसा स्कूल बिपिन को धमकी नहीं दे सकता था और वह एकगी की शक्ति से उस जगह को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता था। आखिरकार किन प्रांत अजूर प्रांत से अलग था और बिपिन को अभी भी कम प्रोफाइल रखना पड़ा था जब वह पहली बार यहां आया था। इस प्रकार विश्व प्रेतात्मवादियों की अनूठी विधियों का सहारा लेते हुए बिपिन गुप्त रूप से मायावी वज्र विद्यालय के मुख्य क्षेत्र में घुस गया और एक रंगीन बगीचे में पहुंच गया। शाहिद को बचाने का पहला कदम उस व्यक्ति को ढूंढना था जिसने उसे बंद किया था, मायावी वज्र विद्यालय का युवा प्रमुख। एक एक कदम बढ़ाते हुए वह आगे बढ़ा और बिपिन को आखिरकार कई आकृतियां मिलीं। यह नरनारियों का एक समूह था, सभी युवा थे। उनकी साधना भी कमजोर नहीं थी, क्योंकि सभी गहन क्षेत्र में थे। खासकर एक पुरुष जिसकी केशशिखा जैसी हो। उसकी साधना पहले ही गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह साधना वास्तव में कमजोर नहीं थी, या कम से कम अजूर प्रांत में युवा पीढ़ी में केवल कुछ ही लोग उस स्तर तक पहुंच पाए थे। हालांकि किन प्रांत की सीमाओं के भीतर वह वास्तव में एक दोयम दर्जे के स्कूल का युवा प्रमुख बन गया था। इससे यह देखा जा सकता था कि किन प्रांत और अजूर प्रांत की ताकत में कितना बड़ा अंतर था। उस समय बिपिन मूल रूप से शाहिद के ठिकाने के बारे में पूछने से पहले युवा स्कूल प्रमुख को सबक सिखाने के लिए तुरंत दौड़ना चाहता था, लेकिन उनकी बातचीत की सामग्री सुनने के बाद बिपिन मदद नहीं कर सका, लेकिन इस तरह की इच्छाओं को रोक नहीं सका, क्योंकि उनकी बातचीत के दौरान बिपिन ने संवेदनशील 3 शब्द सुने, 1000 राक्षस पर्वत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक छिपे रहने के बाद भी प्रतिष्ठित विला अभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वे 1000 राक्षस पर्वत पर अपने हमले शुरू कर देंगे। हाँ, तथाकथित एक पहाड़ 2 बाघों को नहीं समेट सकता, एक प्रांत 2 राजाओं को नहीं समेट सकता।
हालांकि हजार राक्षस पर्वत के राक्षसी जानवर किन प्रांत की विभिन्न शक्तियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते और वे केवल अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े में ही रहते हैं। किन प्रांत के शासक प्रतिष्ठित विला स्वाभाविक रूप से ऐसे अस्तित्वों के समूह को स्वीकार नहीं करेंगे जिन्हें वे अपनी जमीन पर नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए हजार राक्षस पर्वत के साथ युद्ध शुरू होना बस समय की बात थी। इसलिए वर्तमान दृश्य बहुत अजीब नहीं है। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रतिष्ठित विला के पास कुछ तरीके जरूर हैं। उसने तो एक विवाह समारोह का आयोजन किया और सभी उत्कृष्ट सौंदर्य प्रतिभाओं और असाधारण शक्ति संपन्न लोगों को बाहर निकाल दिया। इस समय किन प्रांत की पूरी युवा पीढ़ी प्रतिष्ठित विला की ओर बढ़ रही है और यहाँ तक कि दूसरे प्रांतों की शीर्ष प्रतिभाएं भी आ रही हैं। ये सच है या झूठ? हजार दैत्य पर्वत की देखभाल के लिए प्रतिष्ठित विला ने सचमुच ऐसे तरीके अपनाए थे, मदद के लिए दूसरे प्रांतों की शक्तियों से जुड़कर। 1000 सच और 10,000 यकीन। हालांकि उन्होंने दूसरी शक्तियों के साथ गठबंधन करने की बात नहीं कही, लेकिन अगर यह तथाकथित विवाह सम्मेलन सफल होता है तो स्वाभाविक रूप से उनका दूसरी शक्तियों के साथ गठबंधन का रिश्ता होगा। मुझे यकीन है कि जब तक प्रतिष्ठित विला का हजार दैत्य पर्वत पर आक्रमण का इरादा रहेगा, तब तक दूसरे प्रांतों की महाशक्तियां चुपचाप इंतजार नहीं करेंगी। आखिरकार उस पर्वत श्रृंखला के भीतर ढेरों खजाने हैं। दूसरे प्रांतों की सर्वोच्च शक्तियों के साथ गठबंधन करना, यह तो दोधारी तलवार जैसा है। अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो यह सचमुच दुल्हन को छोड़ना और सेना खोना होगा, दोहरा नुकसान उठाना होगा। क्या ऐसा करके वे कुछ ज्यादा ही लापरवाह नहीं हैं? जाहिर है, मुझे यकीन है कि प्रतिष्ठित विला के अपने विचार होंगे, इसलिए हमें इन चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर मैंने सुना है कि स्पिरिट प्रांत से जी कबीले के भावी प्रमुख केसर जी पहले ही किन प्रांत में आ चुके हैं और उनका लक्ष्य इस विवाह समारोह में शामिल होना है। केसर जी, वह वाकई एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने सुना है कि जब वह गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था तो उसने एक बार स्वर्ग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को हराया था। वर्तमान में उसे पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर जाना चाहिए था, है ना? केवल केसर जी ही नहीं, तांग प्रांत, सोंग प्रांत, युआन प्रांत, मिंग प्रांत और सुई प्रांत से युवा पीढ़ी के शीर्षस्थ व्यक्ति भी किन प्रांत में आए हैं और उनका लक्ष्य इस विवाह समारोह में शामिल होना है। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रतिष्ठित विला की एकजुटता इतनी प्रबल होगी। क्या इस बार 9 प्रांतों के महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली युवा पीढ़ी किन प्रांत में एकत्रित नहीं हुई है? मैं सचमुच उन राक्षसों की महिमा पर एक नजर डालना चाहता हूँ। लेकिन दुख की बात है कि मैंने सुना है कि विवाह समारोह में केवल युवा पीढ़ी के लोगों को ही भाग लेने की अनुमति है। जिन राक्षसों को निमंत्रण मिला है, उनके अलावा अगर कोई इस विवाह समारोह में शामिल होना चाहता है तो उसे कई जांचों से गुजरना होगा। लगता है हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। कई लोगों के बीच की बातचीत सुनकर बिपिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रतिष्ठित विला सचमुच हजार दैत्य पर्वत पर हमला करने की तैयारी करेगा। वे तो हर जगह से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सच में स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। कहना ही पड़ेगा कि बिपिन की यह यात्रा उसके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई। इसलिए उसने लोगों की बेकार बातें सुनने की जहमत नहीं उठाई और एक भूत की तरह उस मंडप में प्रकट हो गया जहां वे 3 लोग थे। उसने शिखाबालों वाले पुरुष की ओर देखा, मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम मायावी वज्र विद्यालय के प्रमुख हो? अचानक हुए इस दृश्य ने वहां मौजूद कई लोगों को भयभीत कर दिया।
खासकर इल्यूजनरी थंडर स्कूल का युवा प्रमुख। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने बिपिन की ओर इशारा करते हुए घबराहट में पूछा, तुम कौन हो? धमाका, लेकिन बिना कुछ कहे बिपिन ने अपना हाथ उठाया और मुक्का मारा। वह सीधे मायावी वज्र स्कूल के युवा प्रमुख के चेहरे से टकराया। प्रबल शक्ति के कारण वह भयंकर रूप से जमीन पर गिर पड़ा और गहन क्षेत्र के छठे स्तर की साधना करने वाले उसके मुंह के आधे दांत बलपूर्वक टूट गए। जब मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं तो ईमानदारी से जवाब देना। लानत है, सवाल से जवाब मत देना और यह मत पूछना कि मैं कौन हूं। बिपिन ने उस युवा स्कूली बच्चे के सिर पर एक ही मुक्का मारने के बाद ठंडे स्वर में कहा, और उसी क्षण कई युवा पुरुषों और महिलाओं के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। सभी जानते थे कि बिपिन एक विशेषज्ञ था, क्योंकि वह मायावी वज्र स्कूल के युवा प्रमुख को, जो उनमें सबसे शक्तिशाली था, एक ही वार में पराजित करने में सक्षम था। तो उस पल वे एक शब्द भी नहीं बोले और भागने लगे। लेकिन बिपिन के एक विचार से उसने अपना धूसर रंग का आत्मिक स्वरूप फैलाया और सबको अपने भीतर समेट लिया। भागने की चाहत तो दूर, उनकी आवाज भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या आप इल्यूजनरी थंडर स्कूल के प्रमुख हैं? बिपिन ने भागने की चाह रखने वाले लोगों के समूह की भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने खड़े उस पुरुष की ओर इशारा किया जिसके बालों में एक शिखा जैसी हेयर स्टाइल थी, और उससे पूछताछ की। मैं हूं। इस बार मायावी वज्र विद्यालय के युवा प्रमुख ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी गुफा की दीवार को ढक लिया और आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, क्या आपने पहले भी शाहिद नामक एक प्रमुख शिष्य को कैद किया था? बिपिन ने पूछा। शाहिद? मुझे नहीं पता। इल्यूजनरी थंडर स्कूल के प्रमुख ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें पता नहीं चलने दूंगा। लेकिन बिपिन ने एक हुक सीधे उसके चेहरे पर फेंका, जिससे वह युवा स्कूल प्रमुख, जो बड़ी बेचैनी से ऊपर चढ़ा था, वापस जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह के एक तरफ के दांत भी टूट गए। मैं बोलूंगा। मायावी वज्र विद्यालय के सभी शिष्य जिन्होंने मुझे नाराज किया है, उन्हें भूमिगत जेल में कैद कर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति के बारे में आपने बात की थी, वह भी वहां होगा। इस बार मायावी वज्र विद्यालय का युवा प्रमुख पूरी तरह से वश में था। अध्याय 330 यंग मैन। मायावी वज्र विद्यालय, जो कि दूसरे दर्जे का विद्यालय था, में हमेशा की तरह ही माहौल था। शिष्यों और बुजुर्गों सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। जो साधना कर रहे थे वे साधना ही कर रहे थे, और जो बातें कर रहे थे वे बातें ही कर रहे थे, जिससे समृद्धि का दृश्य दिखाई दे रहा था। हालांकि किसी को भी यह नहीं पता था कि उनके इल्यूजनरी थंडर स्कूल का युवा प्रमुख वर्तमान में इल्यूजनरी थंडर स्कूल के पीछे के बगीचे में एक युवक की पिटाई और तबाही झेल रहा था। मारना बंद करो, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। इल्यूजनरी थंडर स्कूल के युवा प्रमुख की नाक अब नीली पड़ गई थी और चेहरा सूजा हुआ था। सिर्फ उसके बाहरी रूप को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह वही युवा स्कूल प्रमुख है जिसका व्यवहार पहले इतना सुंदर था। असल में उसकी आवाज भी बदल गई थी और वह किसी स्वर के मारे जाने से भी ज्यादा अप्रिय थी। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लूटने आया हूं? तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है उसे छीनने आया हूं। बिपिन ने तिरस्कार और ठंडेपन से नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन बोलते बोलते उसने अपना हाथ उस युवा स्कूल प्रमुख के कॉस्मोस सैक की ओर बढ़ा दिया। साथ ही उसने अपनी निगाहें अपने आसपास उन युवा पुरुषों और महिलाओं पर गड़ा दी जिनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। छोटे भाई, कृपया इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। कहना जरूरी था कि लोगों का समूह काफी सहयोगी था। हर एक ने जल्दी से अपने कॉस्मोस सैक उतारे और सीधे बिपिन को दे दिए। हम
बुरा नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास थोड़ी सी समझ तो है। बिपिन ने सभी कॉस्मॉस सैक्स अपनी जेब में डालने के बाद संतुष्टि में सिर हिलाया। ईमानदारी से कहें तो हालांकि कई लोगों की स्थिति और पद काफी अच्छे होने चाहिए और उनके कॉस्मॉस सैक्स में चीजें ठीक थीं, लेकिन जब बिपिन का सामना हुआ, जिनकी संसाधनों की साधना के प्रति बहुत कठोर आवश्यकताएं थीं, तो उनकी चीजें सामान्य रूप से उनकी आंखों में भी नहीं आ सकीं। लेकिन अभी बिपिन ने उनके कॉस्मॉस सैक्स इसलिए छीन लिए क्योंकि मौजूदा बिपिन के पास शर्मनाक रूप से बहुत कम पैसे थे। संयोग से उनके कॉस्मॉस सैक्स उनके अपने भर सकते थे। कई लोगों के कॉस्मॉस सैक्स को एक तरफ रखने के बाद बिपिन ने इल्यूजनरी थंडर स्कूल के युवा प्रमुख की ओर नजर डाली, जिसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, और ठंडे स्वर में कहा, सुनो, आज मैं शाहिद को ले जा रहा हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ऐसे व्यवहार करो जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगर तुमने शाहिद या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिता भी इसमें शामिल होंगे और तुम्हारा पूरा इल्यूजनरी थंडर स्कूल भी। बिपिन बोलते हुए उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उनमें बर्फीली ठंडी मारक भावनाएं थीं और एक नजर में ही किसी को ऐसा महसूस होता था कि मानो ठंडक उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो और उसके दिल की गहराइयों में डर समा गया हो। इससे दूसरों को लगता था कि उसकी बातें बिल्कुल मजाक नहीं थीं और चूंकि वह कह सकता था इसलिए वह कर भी सकता था। इसके तुरंत बाद बिपिन ने फिर से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और युवा इल्यूजनरी थंडर स्कूल की कमर पर लगे कमांडिंग बैज को जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, मैं इसे थोड़ी देर के लिए उधार ले लूंगा और तुम सब भी थोड़ी देर यहीं आराम करो। आधे दिन बाद यह स्पिरिट फॉर्मेशन अपने आप हट जाएगा। ये शब्द कहने के बाद बिपिन जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इल्यूजन थंडर स्कूल के युवा प्रमुख ने बारीकी से पूछा, वास्तव में आप कौन हैं? यह सुनकर बिपिन ने अपना सिर घुमाया, हल्के से मुस्कुराया, फिर कहा, मैं असुर हूं। बोलने के बाद बिपिन उछल पड़ा, आत्मा समूह से बाहर निकला और तेजी से चला गया। उसने मायावी वज्र विद्यालय के युवा प्रमुख और अन्य लोगों को वहीं छोड़ दिया जहां वे स्तब्ध खड़े थे। बिपिन के प्रति गहरा भय अभी भी उनके चेहरों पर छाया हुआ था। उस दिन के बाद से उनके मन में एक युवा पुरुष की आकृति हमेशा याद रहेगी। असुर जो उनसे भी छोटा था, फिर भी उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि वह असामान्य हो गया था। इल्यूजनरी थंडर स्कूल की जेल में कई लोग कैद थे। उन्हें तरह तरह के कारणों से वहां बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर यह बताना हो कि उस जगह में बंद लोगों में सबसे ज्यादा दुखी कौन थे, तो वे कोई और नहीं बल्कि वे लोग होंगे जिन्होंने उस युवा स्कूल प्रमुख को नाराज किया था। इस जगह पर उन्हें कोई सजा नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें साधना करने से मना किया जाता था। अगर उन्हें पूरी जिंदगी के लिए बंद कर दिया जाता तो इसका मतलब था कि वे अपने जीवन के भविष्य को कब्र में डाल रहे थे, और जो भी युवा स्कूल प्रमुख को नाराज करता उसे हमेशा यही सजा मिलती। देखो, ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति इस जगह इसलिए आया है क्योंकि उसने युवा स्कूल प्रमुख को नाराज कर दिया था। तो फिर वो मर गया। उस युवा स्कूल प्रमुख को नाराज करने वालों की मदद तो देवता भी नहीं कर सकते। एक कोठरी में बंद कैदी एक दुबले-पतले और कमजोर युवक की ओर इशारा कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, जो कोठरी के कोने में घुटनों के बल बैठा था और कुछ नहीं बोला। ओए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? यह जानने के बाद कि वह युवक इसलिए आया है क्योंकि उसने युवा स्कूल प्रमुख को नाराज किया था, कई कैदियों ने एक दूसरे को देखा, फिर दुर्भावनापूर्ण इरादों से उस युवक को घेर लिया। मैं शाहिद हूं। सीनियर्स, क्या बात है? वह युवक उन लोगों से साफ तौर पर डरा हुआ था। जेल में कैदियों द्वारा दूसरे कैदियों को पीटना आम बात थी। चूंकि उसने युवा स्कूल प्रमुख को नाराज किया था,
इसलिए कई लोग उस पर हमला कर देते थे। इसीलिए युवा स्कूल प्रमुख को नाराज करने वाले कई लोगों को जेल में पीट पीट कर मार डाला गया। क्या तुम्हारा नाम शाहिद है? मैंने पहली बार इतना भद्दा नाम सुना है। आओ और घुटनों के बल बैठो, फिर खुद को 1000 थप्पड़ मारो। एक आदमी ने शाहिद की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया। वरिष्ठों, हमारे बीच न तो कोई शिकायत है और न ही कोई नफरत, तो फिर आप मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हैं? हालांकि शाहिद कायर था, फिर भी वह आसानी से अपना सिर नहीं झुकाता था। उसे घुटने टेककर खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहना उन बातों में से एक थी जिसे वह न करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। हे भगवान, मैं तुम्हें खुद को थप्पड़ मारने को कह रहा हूं, तो खुद को थप्पड़ मारो। इतनी बकवास बोलने की हिम्मत? मारो इसे। यह देखकर कि शाहिद ने उसकी बात नहीं मानी, वह आदमी आग बबूला हो गया और उसने अपना पैर उठाकर शाहिद को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उस कोठरी में मौजूद सभी लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। रुको, क्या कर रहे हो? ठीक उसी समय पहरा दे रहे बुजुर्ग पास आए, कोठरी खोली और कोठरी में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए सख्ती से चिल्लाए। हालांकि उन बुजुर्गों के पीछे एक जवान चेहरे वाला शालीन युवक खड़ा था। बड़े साहब, इस लड़के ने स्कूल प्रमुख को नाराज कर दिया, और न सिर्फ उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने इतने अपमानजनक और असभ्य शब्द बोलने की भी हिम्मत की और स्कूल प्रमुख का अपमान किया। इल्यूजनरी थंडर स्कूल के सदस्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से हमारा यह दायित्व है कि हम स्कूल प्रमुख को सबक सिखाएं। हाँ बड़े साहब, यह लड़का बहुत बेईमान है। हमें इसे अच्छी सजा देनी चाहिए। इसे जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह देखकर शाहिद पर हमला करने वाले उन्हीं स्कूल के शिष्यों ने तुरंत गंभीरता से समझाया, यह सब जानबूझकर किया गया था। हालांकि उन्हें भी गलत काम करने के कारण उस जगह पर बंद किया गया था, लेकिन वास्तव में युवा स्कूल प्रमुख को नाराज करने वाले कैदियों की पिटाई करके बड़ों का दिल जीतना कारगर था। उस पल शाहिद ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी किस्मत फिर से खराब हो गई है। उनकी चालाकी भरी व्याख्याओं का सामना करते हुए उसे अपना बचाव करने का भी कोई मौका नहीं मिला। निश्चित रूप से न केवल उसे बड़ों से कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उसे एक दर्दनाक सजा भी मिलेगी। हालांकि जैसे ही शाहिद को लगा कि उसकी किस्मत खत्म हो गई है, और जैसे ही उसे पीट रहे पुरुषों ने सोचा कि उन्हें इनाम मिलने वाला है, बड़े पहरेदारों ने उसके बगल में खड़े युवक की ओर देखा और सम्मानपूर्वक पूछा, महामहिम देखिए यह। बिपिन हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला, स्कूल प्रमुख ने कहा है, जो भी शाहिद पर हमला करने की हिम्मत करेगा उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। क्या तुम इस पर सवाल उठाते हो? यह कहते हुए बिपिन ने अपनी हथेली घुमाई और स्कूल प्रमुख का कमांडिंग बैज उसकी हथेली में दिखाई दिया। जी सर। कमांडिंग बैज को देखने के बाद कई बुजुर्गों ने तुरंत अपने दिलों को मजबूत कर लिया और अब उन्होंने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट करने की हिम्मत नहीं की। और जैसे ही वे मुड़े, उनकी निगाहों में क्रूरता और चेहरों पर हत्या का भाव साफ दिखाई देने लगा। बिना किसी दया के वे कई नरों की ओर बढ़े। आह! उसी क्षण हृदय विदारक और फेफड़े फाड़ देने वाली चीखें लगातार गूंजने लगीं, और सभी पुरुषों को, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि क्या करें, बूढ़ों ने उनके हाथ पैर जबरदस्ती तोड़ दिए। शाहिद की बात करें तो वह तो सदमे से अपना मुंह भी चौड़ा कर बैठा। वह जहां था वहीं सन्न सा खड़ा रहा और उसका चेहरा हैरान होने के साथ साथ उलझन में भी था। जब तक पास में खड़ा युवक उसे कोठरी से बाहर नहीं ले आया, अपने सफेद सिर वाले बांस पर सवार होकर इल्यूजनरी थंडर स्कूल से बाहर नहीं निकल गया और फिर अपने गृहनगर की ओर नहीं उड़ गया,
तब तक उसे अंततः यह समझ नहीं आया कि वह बच गया है, और ऐसा लग रहा था कि वह उस युवक द्वारा बचाया गया है।